अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका सपोर्ट मुझे सच में मोटिवेट करता है कि मैं और हार्ड वर्क करूं और इससे भी बेटर वीडियोस बनाऊं। हर एक सब्सक्राइबर मुझे इम्प्रूव करते रहने के लिए एनकरेज करता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक कंटेंट नहीं, मेरी बहुत सारी मेहनत और जज्बात हैं। मैंने कुछ नया ट्राई करते हुए इमेजेस ऐड की हैं ताकि आपको मजा आए। अगर इमेजेस थोड़ी आगे पीछे हो गई हों तो प्लीज अपने भाई की कोशिश समझकर एडजस्ट कर लेना। आपका हर एक लाइक और कमेंट मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाता है। एक स्पेशल थैंक्स हमारे नागोरी जी भाई को, जिन्होंने 2 बार 100 रुपए और 40 रुपीज सुपर थैंक्स भेजकर दिल जीत लिया। नागोरी भाई, आपका ये प्यार सर आंखों पर। आप सब भी चैनल की मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स के जरिए अपना प्यार दिखा सकते हैं। बस साथ बनाए रखना। चैप्टर 956, द थिंग्स बिहाइंड द डोर। बैंग बैंग बैंग। ब्रॉन्ज डोर के पीछे स्लैमिंग साउंड्स लगातार कंटिन्यू रहे, जो पूरे विशाल अंडरग्राउंड हॉल में इको हो रहे थे, जैसे कि वे किसी बहुत पुराने पास्ट से आ रहे हों। फोर्स क्लैंप अप हो गई और कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। हेल्प करने में असमर्थ, उसने अपनी आवाज सप्रेस की। डोर के पीछे क्या हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। जियो ने ऑनेस्टली अपना हेड शेक किया, सबकॉन्शियसली थूक निगलते हुए। उसका राइट हैंड, जिसने अभी अभी अपना ट्रायंगुलर ब्लेड उठाया था, उसके जॉइंट्स बाहर की ओर निकल आए क्योंकि उसकी ब्लड वेसल सरफेस पर आ गई थी। क्लियरली वो ट्रायंगुलर ब्लेड को कसकर पकड़े हुए थी। बैंग बैंग बैंग। फ्रीक्वेंसी में किसी भी चेंज के बिना स्लैमिंग साउंड्स कंटिन्यू रहे। हर साउंड फोर्स और जियो के हार्ट्स पर स्ट्राइक करता हुआ प्रतीत होता था, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए और स्कैल्प्स में झंझनाहट हुई। ये शायद बाहर नहीं आ पाएगा, है ना? अगर ये इतनी आसानी से बाहर आ सकता तो ये आज तक वेट नहीं करता। फोर्स ने अपने सूखे होठों के साथ खुद को कंसोल करने की कोशिश की। जियो ने हेविली सिर हिलाया और कहा कि जैसे ही इंग्रेडिएंट्स फॉर्म होते हैं हम लीव कर देंगे। ठीक है। फोर्स ने उन स्पॉट्स पर नजर डाली जहां 2 एंशिएंट रैट्स को क्लींस किया गया था। उसने द मून को अनडिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ब्लेम किया। उसने ये मेंशन नहीं किया था कि एंशिएंट कैसल के नीचे इतना स्ट्रेंज डोर था। इस मोमेंट पर ग्लोइंग डस्ट ग्राउंड पर लैंड कर रही थी, जैसे शैटर्ड जेम्स 2 पाइल्स में गदर होकर। उनके चारों ओर नियरली फॉर्मलेस रेमनेंट स्पिरिचुअलिटी एक सीमिंगली ईथरियल क्रिस्टल में कंडेंस हो गई। क्रिस्टल और डस्ट के साथ 2 डिफरेंट आइटम्स थे। एक रिंग शेप्ड और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट था, जैसे कि ये कोरोडेड रिंग हो। दूसरा क्रिस्टल से कार्व की गई एक आई थी, जिसके भीतर हल्की ब्लैक गैस स्वर्ल कर रही थी। इस सीन को देखकर फोर्स को सडनली कुछ रियलाइज हुआ। एक एंशिएंट रैथ एक घोस्ट लाइक क्रिएचर था, जिसमें एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिक्स्ड थी। कर्स्ड आइटम एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड होगा, जब वे अभी भी अलाइव थे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ फ्यूज होना और एक फाउंडेशन में बदलना जिस पर वे अपने एग्जिस्टेंस के लिए रिलाई करते थे। ये प्रीसाइसली इसी वजह से था कि डिफरेंट एंशिएंट रैट्स के पास शेप और फॉर्म में डिफरेंट कोरिस्पॉन्डिंग कर्स्ड आइटम्स थे, हालांकि वे इसेंशियली सेम थे। और डस्ट एक और टाइप की कैरेक्टरिस्टिक थी। ये उनकी स्ट्रेंथ का मेन सोर्स था, जो रेमनेंट स्पिरिचुअलिटी से स्टेम हुआ था, स्लाइटली इक्विवेलेंट टू ब्लड और इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉन्स्टर्स। बैंग बैंग बैंग। ब्रॉन्ज डोर के पीछे स्ट्राइक करने वाली एंटिटी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। ये फोर्स और जियो के साइकी को टेस्ट करती रही। डरे हुए और कॉशियस होने के कारण दोनों की बॉडीज इतना कांप रही थीं कि उन्होंने ये भी इमेजिन किया कि डोर थोड़ा शेक हो रहा था। उनके रेसिंग हार्ट्स उनके गले में थे। किसी भी मोमेंट सीढ़ी की ओर हेड करने में एबल होने के साथ फोर्स ने फाइनली एंशिएंट रैट्स के पाउडर और कर्स्ड आइटम्स के फॉर्म लेने तक वेट किया। जैसे ही उसने जियो को वेरी रहने का सिग्नल दिया, वो क्राउच हुई और 3 स्क्वायर मेटल बॉक्सेस निकाले जो उसने प्रिपेयर किए थे। कुछ हेसिटेशन के बाद फोर्स ने जियो को देखा और कहा कि ये 2 एंशिएंट रैट्स इतने लंबे समय से एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि जो कुछ उन्होंने पीछे छोड़ा है उसमें से थोड़ा सेपरेट करके उन्हें एक साथ बरी कर दूं। उस केस में मुझे एक कर्स्ड आइटम मिलेगा और तुम्हें डस्ट का पाइल मिलेगा। हम रेमिनिंग स्पिरिचुअलिटी को स्प्लिट कर लेंगे, ऑलराइट? जियो ने सिर हिलाते हुए हेसिटेट नहीं किया। ऑलराइट। फोर्स ने साइलेंटली रिलीफ की सांस ली और अपने होंठ सिकोड़ लिए। लेमानो की ट्रैवल्स को फ्लिप करते हुए उसने अपनी फिंगर एक पर्टिकुलर पेज पर स्लाइड की। उसके राइट हैंड के 5 नेल्स इमीडिएटली लंबे और शार्प हो गए, जो ब्लैक पैटर्न्स और सिंबल्स को कवर कर रहे थे। ये सैंग्विन से क्लॉ ऑफ कोरोजन था। अपनी पाम को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर फोर्स ने ग्राउंड पर ग्रैब किया, इजिली एक होल्डिक किया और पीछे एक कोरोसिव मार्क छोड़ दिया। ठीक उसके बाद उसने क्रिस्टल आईबॉल जैसा कर्स्ड आइटम और डस्ट का एक पाइल होल में रखा और होल को ग्रेवल और सॉइल से भर दिया जो उसने डिग की थी।
उसने अपने फिंगरनल से फ्लैट ग्राउंड को लाइटली ग्रेज किया, एक एपिटाफ लिखते हुए। तुम्हारे लिए रिटर्न कर रही हूं, तुम्हारे लिए डिफेंड कर रहा हूं, हमेशा के लिए एक साथ। ये सब करने के बाद फोर्स ने आह भरी जब उसने ब्रॉन्ज डोर के पीछे की स्लैमिंग साउंड को लाउडर होते सुना। बैम! वो डर के मारे जंप कर गई और जल्दी से डस्ट के पाइल, रिंग शेप्ड कर्स्ड आइटम और रेमनेंट स्पिरिचुअलिटी को डिफरेंट स्क्वायर मेटल बॉक्सेस में रख दिया। फिर उसने बॉक्सेस दूर रख दिए, खड़ी हो गई और स्लोली जियो के साथ स्पाइरलिंग और क्रैम्प्ड सीढ़ी की ओर चली। बैंग, बैंग, बैंग। ब्रॉन्ज डोर के पीछे स्लैमिंग साउंड्स इंटेंस हो गईं क्योंकि फोर्स और जियो ने सबकॉन्शियसली अपने दांत भींचे, सीढ़ी को फॉलो किया और रैपिडली ऊपर की ओर हेड किया। उन्होंने अपनी स्पीड तब तक इंक्रीज की जब तक कि वे रनिंग ना करने लगे। उन्होंने सीढ़ी पर गिरने और व्हील की तरह नीचे टंबल करने की पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर दिया। फाइनली फोर्स और जियो ने सनलाइट देखी। बाहर से सनलाइट अंदर बीम हुई, जो उनके आगे की सीढ़ी पर शाइन कर रही थी। ये ब्राइट, प्योर और वार्म थी। इस मोमेंट पर अंडरग्राउंड से आने वाली स्लैमिंग साउंड्स बिना किसी फॉलोअप के सडनली स्टॉप हो गईं। फोर्स और जियो ने एक दूसरे को देखा, अपनी पेस स्लो की और कुछ लार्ज स्ट्राइड्स के बाद अबैंडन्ड एंशिएंट कैसल के टॉप पर लौट आए। दोनों ने एक वर्ड नहीं कहा और डायरेक्टली एरिया लीव कर दिया, फॉरेस्ट की पेरिफेरी में लौट आए। कुछ समय चलने के बाद फोर्स काम डाउन हुई और अपने होंठ पर्स किए। यह वास्तव में टेरिफाइंग था। हालांकि ब्रॉन्ज डोर के पीछे की चीज ने हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाया और न ही उसने खुद को शो किया, मुझे लगता है कि यह एंशिएंट रैट्स से भी अधिक टेरिफाइंग था। मेरे पिछले सभी एक्सपीरियंस की तुलना में ये कहीं अधिक टेरिफाइंग है। उन कुछ मिनट्स में मैं हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन सभी डिफरेंट ट्रेजिक डेथ्स की इमेजिन की जो मुझे सफर करनी पड़ सकती थी। हर एक पिछले से अधिक टेरिफाइंग थी, लेकिन उनमें से कोई भी स्लैमिंग साउंड्स की तरह टेरिफाइंग नहीं थी। जियो ने अपना हेड टर्न किया और नोट के साथ एग्री किया। हाँ, मुझे लगा जैसे मैं एक क्लिफ के एज पर चल रही थी। फोर्स कंटिन्यू करने वाली थी जब उसने देखा कि जियो की नोज से ब्राइट रेड ब्लड की 2 स्ट्रीम्स फ्लो हो रही हैं। जियो, जियो, तुम्हारी नोज ब्लीडिंग हो रही है। फोर्स ने अपनी फ्रेंड को जल्दी से वॉर्न किया। जियो हैरान रह गई क्योंकि उसकी प्यूपिल्स डायलेट हो गईं। तुम भी? आ? फोर्स ने ब्लैंकली अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी नोज वाइप की। ये टच करने में वार्म, वेट और स्टिकी लगा। वो अपोल्ड थी क्योंकि उसने जल्दी से अपना राइट हैंड अपने सामने रखा और उस पर रेड ब्लड स्मीयर्ड देखा। ये ब्राइट और स्ट्राइकिंग था। ओवरली एंग्शियस होने का रिजल्ट? फोर्स ने पजलमेंट में मटर किया। इस मोमेंट पर फॉरेस्ट की कैनोपी से डिफ्यूज हो रही सनलाइट के माध्यम से उसे रियलाइज हुआ कि उसकी रिस्ट पर फेंट ब्लैक स्पॉट्स एक डिसर्नेबल पेस से क्विकली ग्रो कर रहे थे। ब्लैक स्पॉट्स रैपिडली स्प्रेड हुए, उसकी आर्म्स और उसके हैंड्स के बैक को कवर कर लिया। आह! फोर्स ने सबकॉन्शियसली क्राई आउट किया जब उसने जल्दी से जियो की ओर देखा। उसने देखा कि जियो के चीक्स और नेक ब्लैक स्पॉट्स से कवर्ड थे। ये नॉर्मल नहीं है। फोर्स ब्लर्ट आउट किया। जियो ने उन दोनों के साथ हो रही अबनॉर्मैलिटी को सेंस किया क्योंकि उसने रिकॉल किया और कहा, क्या तुम्हें अभी भी रिमेंबर है कि उस फीमेल रैथ ने क्या कहा था? उसने कहा कि पहले के गार्ड्स ब्रॉन्ज डोर के पीछे से सीप होने वाली फोर्सेस से करप्ट हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम करप्ट हो गए हैं? फोर्स एक सेकंड के लिए बैक ले ली गई इससे पहले कि उसने हैवीली सिर हिलाया। ये पॉसिबल है। उसने जल्दी से वो मेडिसिन निकाली जो उसने प्रिपेयर की थी, उसमें से कुछ जियो को हैंड ओवर कर दी। फिर उसने लिड को ट्विस्ट किया और 2 बॉटल्स डाउन कर लीं। हालांकि उन्होंने रिकवर होने के कोई साइन नहीं दिखाए। ब्लैक स्पॉट्स नंबर में ग्रो हुए, उनकी विजन ब्लरी हो गई। बाडंप, बाडंप। कुछ ही देर में फोर्स, जिसके खुद को सेव करने के एफर्ट्स वैन थे, अपनी हार्ट बीट सुन सकती थी और सेंस कर सकती थी कि उसकी बॉडी स्ट्रेंथ लूज करने लगी है। आइडियाज से बाहर उसने अपने होंठ क्विवर किए, अपने दांत क्लिंच किए और अपनी बॉडी को टर्न किया। उसने जियो से डिस्टेंस ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। फिर उसने अपना हेड बो किया और मिस्टर फूल का ऑनरेफिक नेम चैंट किया। लगभग 10 सेकेंड्स में उसने डार्क रेड लाइट अपीयर होते हुए देखा, जिसने उसे टाइड की तरह एनगल्फ कर लिया। रेविंग्स और रोरिंग वैनिश हो गईं और फोर्स ने फैमिलियर मोटल टेबल और उसके ऑपोजिट 10 हाई बैक चेयर्स देखीं। उसे तब रियलाइज हुआ कि उसका डिजीनेस और ब्लड विजन वैनिश हो गया था। उसकी स्पिरिट बॉडी पर अब कोई भी स्ट्रेंज एक्सेंटुएटेड ब्लैक स्पॉट्स नहीं थे। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। फोर्स जल्दी से खड़ी हो गई और लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड में ग्रे फॉग में श्राउडेड फिगर को बो किया। फिर उसने मिस्टर फूल को काम टोन में कहते सुना, तुम्हारी स्पिरिट किसी फोर्स द्वारा करप्ट हो गई थी, अब ठीक होना चाहिए। मिस्टर फूल द्वारा क्लींस किया गया। फोर्स का हार्ट स्टिर हुआ।
जैसे ही वो जियो को कैसे सेव किया जा सकता है इस बारे में मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट करना चाहती थी, पहले का सीन रेड हो गया क्योंकि लाइट ऊपर की ओर सोवर हुई। एक ब्रीफ पॉज के बाद उसने खुद को रियल वर्ल्ड में पाया, वापस डलायर फॉरेस्ट में। उसके हैंड्स और रिस्ट के बैक पर ब्लैक स्पॉट्स रैपिडली फेड हो रहे थे और रिसीड हो रहे थे। उसकी नोज से ड्रिप होता ब्लड पहले ही स्टॉप हो गया था। अपनी बॉडी में रिटर्न करने पर उसने जियो को एक ट्री पर वीकली स्लम्प्ड देखा। उसका फेस ब्लैक स्पॉट से कवर्ड था, जिससे उसका लुक टेरिफाइंग हो गया था। उसकी नेक के दोनों साइड्स की मसल्स टेंस थीं क्योंकि उसका माइंड स्पिन हो रहा था। कुछ सेकंड्स बाद वो जल्दी से चली गई, जियो को शोल्डर्स पर प्रेस किया और रैपिडली कहा, मेरे पास तुम्हें सेव करने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। ये कहने के लिए एंशिएंट हर्मीज का यूज करो, द फूल जो इस एरा से बिलोंग नहीं करते। जियो मुश्किल से अपनी स्वॉलन आईलिड्स टर्न कर सकी। 2 सेकंड्स के लिए फोर्स को देखने के बाद उसने हैविली चैंट किया, द फूल जो इस एरा से बिलोंग नहीं करते। ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस रूलर, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो गुड लक को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, जियो ने देखा कि वॉइड से डार्क रेड स्टारलाइट सर्ज हो रही है जो उसके ऊपर स्वीप कर रही है। इंडिस्क्राइबेबल रोरस 1 सेकंड के लिए कंटिन्यू रही, इससे पहले कि जियो के कानों से वैनिश हो गईं। उसने फिर खुद को एक एंशिएंट और मैजेस्टिक पैलेस में बैठे देखा। वो एक मोटल्ड ब्रॉन्ज टेबल के पास बैठी थी। उसके पैरों पर एक बाउंडलेस ग्रेश व्हाइट फॉग थी। उसके सामने एक लॉफ्टी फिगर थी जो उसे नीचे देख रही थी। ये सीन उसके लिए अनफैमिलियर और फैमिलियर दोनों था। उसने इसे एक बार सपने में देखा था, लेकिन एक्सोर्सिज्म रिचुअल के बाद उसे ये दोबारा नहीं मिला था। वो प्यूरिफिकेशन एक्चुअली यूजलेस था। जियो को सडनली ये थॉट आया जब वो डेलिबरेशन में खड़ी हो गई, ग्रे फॉग में एनश्राउडेड फिगर को बो करते हुए। आप ग्रेट किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हैं? वो बहुत सरप्राइज्ड या अलार्म्ड नहीं दिखी, जैसे कि उसे पहले से ही इसकी एक्सपेक्टेशन थी। आप मुझे मिस्टर फूल कह सकती हैं। हैव अ सीट, एपिक ऑरा वाले फिगर ने कामली रिप्लाई किया। जियो ने फिर से बो किया और बैठ गई, कंफर्म करते हुए कि वो अपनी अनवेल स्टेट से एस्केप कर गई थी। उसने अपने साइड्स को देखा और पूछने से पहले सोचा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या फोर्स वॉल के पास यहाँ एक सीट है? ग्रे फॉग में श्राउडेड द फूल ने जेंटली सिर हिलाया और कहा, हाँ। जियो 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो गई और डायरेक्टली पूछा, क्या मैं उसकी तरह ज्वाइन कर सकती हूँ? द फूल चकल किया। ये एक गैदरिंग है जिसे उन्होंने अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन मेरे द्वारा कन्वेन की गई है। प्रेजेंट में अभी भी एक सीट अवेलेबल है, तुम ज्वाइन कर सकती हो। एक कार्ड ड्रॉ करो। वे अपने कोड नेम के रूप में मेजर आर्काना कार्ड्स में से एक का यूज करते हैं। जियो ने आगे नहीं पूछा या बात नहीं की। उसने इमीडिएटली सिर हिलाया। हाँ मिस्टर फूल। उसके सामने ब्रॉन्ज टेबल पर टैरो कार्ड्स का एक डेक इमीडिएटली अपीयर हुआ। जियो ने अपना राइट हैंड रीच आउट किया और सोलेमनली डेक को कट किया, एक कार्ड पुल आउट किया और उसे फ्लिप किया। उसके कार्ड में ट्रम्पेट के साथ एक एंजल और सॉल्वेशन का वेट कर रहे स्लीपिंग डेड को डिपिक्ट किया गया था। जजमेंट कार्ड। चैप्टर 957, गेटिंग टू नो ईच अदर। हाथ में जजमेंट कार्ड को देखकर जियो एकदम टेकन अबैक थी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी मिलता जुलता है। ग्रे फॉग में श्राउडेड द फूल ने सिर हिलाया और कामली कहा, गैदरिंग यहाँ मंडे को दोपहर 3 बजे बैचलैंड टाइम पर होती है। तैयार रहना। गैदरिंग के दौरान तुम इंफॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मूला और नॉलेज एक्सचेंज कर सकती हो। तुम दूसरे मेंबर्स को मिशन एंट्रस्ट करने के लिए एक सर्टेन प्राइस भी पे कर सकती हो। जियो ने सिर हिलाने से पहले एक मोमेंट के लिए याद किया, यस मिस्टर फूल। उसे लगा कि आज के लिए बस इतना ही है, तभी उसने ब्रॉन्ज टेबल के एंड से आवाज सुनी। उस फोर्स से करप्ट होने से पहले तुमने क्या किया था? हम सच में करप्ट हो गए थे। जियो ने खुद को कंपोज किया और फोर्स के साथ एंशिएंट कैसल के अपने एक्सप्लोरेशन को पूरी तरह से रिकाउंट किया। उसने ब्रॉन्ज डोर पर जोर दिया, जिसे डार्कनेस का डोर नाम दिया गया था, साथ ही एंशिएंट कैसल के गार्ड पर भी, जो करप्शन के कारण एक रैथ में बदल गया था। फिर उसने देखा कि मिस्टर फूल ने थोड़ा सिर हिलाया और कामली कहा, सीक्वेंस 4 तक पहुंचने से पहले उस एंशिएंट कैसल में फिर से एंटर मत करना। तुम्हारे लौटने का टाइम हो गया है। जियो उठी और रिलीजियस रिचुअल्स के डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए उसने बो किया और कहा, आपकी विश मेरी विश है। जैसे ही उसने ये कहा, डार्क रेड लाइट सर्ज हुई। सब कुछ गायब होने के बाद वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गई और एक मोटे पेड़ के अगेंस्ट लीन हो गई। सबकॉन्शियसली अपने हाथ के पीछे देखते हुए उसने रियलाइज किया कि ब्लैक स्पॉट्स रैपिडली फेड हो रहे थे। उसकी नाक से टपकता खून पहले ही स्टॉप हो गया था। अपनी बॉडी में लौटने पर उसने फोर्स को देखा, जो एक पेड़ पर वीकली स्लम्प्ड थी। उसका फेस ब्लैक स्पॉट से कवर्ड था, जिससे उसका लुक टेरिफाइंग लग रहा था। उसकी नेक के दोनों साइड्स की मसल्स टेंस्ड थीं क्योंकि उसका माइंड स्पिन हो रहा था।
कुछ सेकंड्स बाद वो जल्दी से चली गई, फोर्स के शोल्डर्स प्रेस किए और रैपिडली कहा, मेरे पास तुम्हें सेव करने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। एंशिएंट हर्मीज यूज करके ये बोलो, द फूल जो इस एरा से बिलोंग नहीं करते। फोर्स मुश्किल से अपनी सूजी हुई आईलिड्स खोल पाई। 2 सेकंड्स के लिए जियो को देखने के बाद उसने हैविली चैंट किया, द फूल जो इस एरा से बिलोंग नहीं करते। ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस रूलर, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो गुड लक को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, फोर्स ने देखा कि शून्य से डार्क रेड स्टारलाइट निकल रही है जो उसके ऊपर से बह रही है। इंडेस्क्राइबेबल रोरस 1 सेकंड के लिए कंटिन्यू रही, इससे पहले कि फोर्स के कानों से वैनिश हो गईं। उसने फिर खुद को एक एंशिएंट और मैजेस्टिक पैलेस में बैठे देखा। वो एक मोटल्ड ब्रॉन्ज टेबल के पास बैठी थी। उसके पैरों पर एक बाउंडलेस ग्रेश व्हाइट फॉग थी। उसके सामने एक लॉफ्टी फिगर थी जो उसे नीचे देख रही थी। ये सीन उसके लिए अनफैमिलियर और फैमिलियर दोनों था। उसने इसे एक बार ड्रीम में देखा था, लेकिन एक्सोर्सिज्म रिचुअल के बाद उसे ये दोबारा नहीं मिला था। उसे रियलाइज हुआ कि उसका डिजीनेस और ब्लड विजन वैनिश हो गया था। उसकी स्पिरिट बॉडी पर अब कोई अजीब एक्सेंट्यूएटेड ब्लैक स्पॉट्स नहीं थे। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। फोर्स जल्दी से खड़ी हो गई और लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड में ग्रे फॉग में श्राउडेड फिगर को बो किया। फिर उसने मिस्टर फूल को काम टोन में कहते सुना, तुम्हारी स्पिरिट किसी फोर्स द्वारा करप्ट हो गई थी, अब ठीक होना चाहिए। मिस्टर फूल द्वारा क्लींस किया गया। फोर्स का हार्ट स्टिर हुआ। जैसे ही वो जियो को कैसे सेव किया जा सकता है, इस बारे में मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट करना चाहती थी। पहले का सीन रेड हो गया क्योंकि लाइट ऊपर सोवर हुई। एक ब्रीफ पॉज के बाद वो रियल वर्ल्ड में डेलायर फॉरेस्ट में वापस आ गई। उसके हैंड्स और रिस्ट्स के बैक पर ब्लैक स्पॉट्स रैपिडली फेड हो रहे थे। उसकी नाक से टपकता खून पहले ही स्टॉप हो गया था। अपनी बॉडी में लौटने पर उसने जियो को देखा जो उसे वरीड होकर घूर रही थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, फोर्स पहले डिलाइटेड हुई और फिर स्माइल किया। जियो ने धीरे से सांस छोड़ी और आगे पॉइंट किया, चलो पहले टाउन लौटते हैं। ऑलराइट, फोर्स ने बिना किसी हेसिटेशन के आंसर दिया। इस मोमेंट पर ग्रे फॉग के ऊपर द फूल क्लेन मोटल टेबल के एज को टैप कर रहा था, क्योंकि वो मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट के एनकाउंटर पर विचार कर रहा था। डोर ऑफ डार्कनेस के पीछे सील की गई ऑब्जेक्ट या पावर अभी भी बाहर के गार्ड्स और एक्सप्लोरर्स को करप्ट कर सकती है, बिना एस्केप किए भी। बस इसका विचार ही टेरिफाइंग था। इसके अलावा ये करप्शन स्पिरिट बॉडी से स्टेम हुआ था। इसे रिजॉल्व करने के लिए क्लेन के पास केवल 2 सॉल्यूशंस थे। एक करप्टेड एंटिटी को एक कंप्लीट सीक्रेट डीड रिचुअल होल्ड कराना था, क्योंकि उसने प्यूरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर की पावर्स और सनब्रोच का यूज किया। दूसरा डायरेक्टली स्पिरिट बॉडी को ऊपर पुल करना था, ग्रे फॉग का यूज करके उन्हें क्लींस करना था। चूंकि उसके पास टाइम की लग्जरी नहीं थी, उसने बाद वाले को चुना था। ये क्या हो सकता है? सबसे करप्टिव पावर डेविल पाथवे की है। क्या वो जगह अबीस से कनेक्टेड है? ये इम्पॉसिबल नहीं है। लिटिल सन के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर सेकेंड एपोक के अर्ली और मिड स्टेजेस के दौरान डेविल्स अक्सर अबीस छोड़ देते थे और लैंड पर एक्टिव रहते थे। ये केवल तब था जब एंशिएंट सन गॉड अपीयर हुए, जिससे एंशिएंट गॉड्स एक के बाद एक पेरिश हो गए। क्या वे अबीस में रिट्रीट कर गए और खुद को सील कर दिया? उसके बेसिस पर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में अबीस की ओर लीड करने वाले एक अंडरग्राउंड एंशिएंट एंट्रेंस का होना नॉर्मल है। ये भी इमेजिन किया जा सकता है कि उस पर नजर रखने के लिए भेजे गए पुरुषों के साथ एक कैसल बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम इस फैक्ट में है कि ये मिलेनिया हो गया है, अभी भी एक एग्जिस्टेंस डोर को स्लैम क्यों कर रहा होगा? क्या डेविल्स लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्लेन ने एक प्रिलिमिनरी गेस किया। उसने टेम्परेरीली अपने थॉट्स को वेरीफाई करने के लिए अबैंडन्ड कैसल को एक्सप्लोर करने की कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी, क्योंकि ऐसा होने की संभावना नहीं थी कि जल्द ही कोई चेंज होगा। आखिरकार, चूंकि ये न्यूज सैंग्विन से आई थी, वो द मून एम्बलन को कैसल की हिस्ट्री का पता लगाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गदर करने के लिए कह सकता था। इस थॉट को रेन इन करते हुए क्लेन ने अपनी रिस्ट से पुखराज चेन हटा दी और डिवाइन किया कि क्या एंशिएंट कैसल का मामला अर्जेंट था। उसे एक नेगेटिव आंसर मिला। वो इमीडिएटली रियल वर्ल्ड में लौट आया और लोकल रूलर जनरल मेसांचेस का वेट करने लगा ताकि डाउन पेमेंट भेजा जा सके। दोपहर 2 बजे फेना पोर्टर टाइम, हैगिस अपने बालों को पीछे की ओर कोम करते हुए एक नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जेंटलमैन की तरह ड्रेस होकर गार्ड्स की एक टीम के साथ एक ब्लैक लेदर सूटकेस लेकर आया और ड्वेन डेंटिस के डोर पर नॉक किया। प्लीज कम इन। अंदर से एक वार्म और एलिगेंट आवाज आई। ये लोकल लैंग्वेज डुटानीज में बदलने से पहले एक बैचलैंड एक्सेंट में पहली लोएनीज थी। हैगिस ने डोरनॉब टर्न किया और अंदर गया। उसने ड्वेन डेंटिस को उसके सफेद साइडबर्न और गहरी नीली आंखों के साथ अपनी रिक्लाइनिंग चेयर से उठते हुए देखा, जबकि अपनी काली बनियान के सिरों को प्रेस कर रहा था।
गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। अच्छे लुक्स और बियरिंग्स वाले इस लोएन जेंटलमैन ने 2 स्टेप्स आगे बढ़ाए और अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया। इस बार उसने लोएनीज का यूज करने के लिए स्विच किया। हैगिस ने लोएनीज नोबल के एक्सेंट का यूज करते हुए रिप्लाई किया, आपका दोस्त होना मेरे लिए हॉनर की बात है। ड्वेन डेंटिस के साथ हाथ मिलाने के बाद उसने एरिया का सर्वे किया और चकल किया। क्या ये आपका सर्वेंट है? उसने आर्म्स डीलर के पीछे खड़े मिक्स्ड ब्लड यूथ की ओर इशारा किया। लाइंस के बीच वो पूछ रहा था कि क्या वो ट्रस्टवर्दी था। आखिरकार ड्वेन डेंटिस कल जनरल के रेजिडेंस पर जाने पर किसी भी सर्वेंट को वापस नहीं लाया था। हाँ, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सीक्रेट्स रखने की एबिलिटी है। ड्वेन डेंटिस स्माइल किया और रिक्लाइनिंग चेयर के अक्रॉस लेदर सोफा की ओर इशारा किया। हैगिस के पीछे 2 गार्ड्स के साथ उसने दरवाजा बंद कर दिया और बैठ गया। उसने फिर एक स्माइल के साथ कहा, मैंने एक इंटिस प्रोवर्ब सुनी है जो एम्परर रोजल से कही जाती है। उन्होंने कहा कि डेड मेन टेल नो टेल्स। ड्वेन डेंटिस ने लाफ के साथ कहा। एम्परर रोजल ने कुछ और भी कहा, कॉप्सेस बोल सकती हैं। क्या ऐसा है? ये पहली बार है जब मैंने ये सुना है। हैगिस ने एक नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जेंटलमैन के साथ कन्वर्सेशन एंजॉय किया, इसलिए उन्होंने लेदर सूटकेस को अपने बगल में उठाने और इसे खोलने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी बातचीत जारी रखी। उस इंस्टेंट पर ऐसा लग रहा था कि ओवरफ्लोइंग गोल्डन लस्टर थी। बाहर से सनलाइट के इल्यूमिनेशन के नीचे पूरा कमरा सिग्निफिकेंटली ब्राइटन लग रहा था। हैगिस ने फिर ड्वेन डेंटिस को देखा और कहा, 5,000 लोएन गोल्ड पाउंड्स, साथ ही 5,000 गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार्स। ये डाउन पेमेंट है। मैं कैश और गोल्ड में रिमेनिंग 30,000 पाउंड्स पूरे टाइम साथ लाऊंगा और आर्म्स डील कंप्लीट होने पर इसे हैंड ओवर कर दूंगा। ड्वेन डेंटिस ने अपनी नजर वापस लेने और स्माइल के साथ कहने से पहले लेदर सूटकेस में कैश, गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार्स के ढेर को स्कैन किया, हम कब निकलेंगे? हैगिस ने लेदर सूटकेस बंद कर दिया और इसे ड्वेन डेंटिस के सर्वेंट को हैंड ओवर कर दिया और बस कहा, कल सुबह। उसने कहने से पहले 2 सेकंड के लिए पॉज किया। मिस्टर डेंटिस, जनरल के पास एक गेस्ट है जो आपसे मिलना चाहता है। ड्वेन डेंटिस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। कब? अभी, हैगिस ने कहा, बिना किसी परफंक्टरी के साइन दिखाने की हिम्मत किए। वो नीचे है। ड्वेन डेंटिस ने थोड़ा सिर हिलाया। प्लीज उन्हें ऊपर इनवाइट करें। हैगिस ने इमीडिएटली रिलीफ की सांस ली और अपने गार्ड्स के साथ चला गया। उन्होंने सीढ़ी को फॉलो किया। जल्द ही लुक्का ब्रास लाइंस के साथ एक सिंपल व्हाइट रोब में ऊपर आया। उसके सिल्वर हेयर बहुत नीटली कॉम्ब किए गए थे। जब वो ड्वेन डेंटिस के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपना हाथ उठाते ही अंदर से एक आवाज सुनी, प्लीज कम इन। इस बार उन्होंने एंशिएंट फेस एक्ट का यूज करके बात की। लुक्का का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसने नेचुरली दरवाजा पुश करके खोला। उसने तब उस मिडिल एज जेंटलमैन को देखा जिसके पास कल से काफी अच्छे लुक्स और क्वालिटीज थीं, जो उसके सामने रिक्लाइनिंग चेयर के बगल में खड़ा था। और रिक्लाइनिंग चेयर पर एक यंग मैन बैठा था। उसके काले बाल और भूरी आंखें थीं, जिसका चेहरा पतला कट फेस था। उसका कोल्ड टेम्परामेंट था। लुक्का बैकफुट पर आ गया क्योंकि उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया, कमरे में एंटर किया और दरवाजा बंद कर दिया। सोफे पर एक कंपोज्ड मैनर में बैठने के बाद उसकी ग्रे ग्रीन आईज ने अपने सामने यंग मैन को क्लियरली रिफ्लेक्ट किया। गेरमन स्पैरो? लुक्का ने उसे एक रेटोरिकल क्वेश्चन के साथ एड्रेस किया। गेरमन स्पैरो ने अपने मुंह के कोने कर्ल किए। दूसरों को उनके फुल नेम से डायरेक्टली एड्रेस करना इम्पोलाइट है। लुक्का ने सिर हिलाया और कहा, मेरे फॉक्स पास के लिए माफी। मुझे याद है कि आप आधे साल से भी कम समय पहले सीक्वेंस 5 में आगे बढ़े थे, या ये केवल 3 महीने हो सकते हैं। हाँ, ये तब कंप्लीट हुआ होगा जब आप गॉड्स के बैटलफील्ड के रूइंस में थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप पहले से ही एक डेमीगॉड थे। इसने मुझे थोड़ा बेविल्डर्ड कर दिया। गेरमन स्पैरो बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए मुस्कुराया। साइलेंस के एक ब्रीफ मोमेंट के बाद उसने अनहरिड टोन में कहा, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? लुक्का ने कामली रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता। रूम में एटमॉस्फेयर सडनली कुछ ऑड हो गया। गेरमन स्पैरो ये भूल गया कि उसके सामने एक एल्डरली मैन बैठा था जिसे फिर से बोलने के लिए उसकी जरूरत थी। लुक्का ने इंडिसर्नेबली सिर हिलाया और कहा, बात यह है, मैंने बहुत पहले बाई चांस एक प्रोफेसी की थी। उस प्रोफेसी में मैं फ्यूचर में एक रदर थॉर्नी सिचुएशन में रहूंगा, और जिन लोगों से मैं इन कुछ दिनों में मिला हूं उनमें से एक मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। मुझे यकीन नहीं है कि ये आप हैं, लेकिन आई वुड रदर बी सेफ देन सॉरी। इसलिए मैंने आपसे मिलने और एक दूसरे को जानने का फैसला किया। मेरा नाम लुक्का ब्रूस्टर है, एक क्लर्जीमैन जो गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम की सेवा करता है। मैं प्रेजेंटली वेस्ट बालम में वेरियस मैटर्स का इंचार्ज हूँ। गेरमन स्पैरो ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, अब मैं आपको जानता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है ना? बेशक, लुक्का ने सोचा और कहा, आप बिजारो सॉर्सेरर होने चाहिए। मुझे हाल ही में कुछ इंटेल मिला है कि इंटिस में सीक्रेट ऑर्डर के बीच कुछ रिशफलिंग हुई है। उसने गेरमन स्पैरो को कोई भी शौक रिवील करते हुए नहीं देखा। ये पावरफुल एडवेंचरर जो 5 सीज में फेमस था, ने एक मोमेंट के साइलेंस के बाद कहा, जरातुल वापस आ गया है। नॉर्मल होने से पहले लुक्का की आंखों में लुक इमीडिएटली चेंज हो गया। फिर वो खड़ा हो गया और सिर हिलाया। चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए विदा लेने का समय आ गया है। ये कहने के बाद वो दरवाजे की ओर चला गया, डोरनॉब ट्विस्ट किया और रूम से बाहर चला गया। रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठे गेरमन स्पैरो ने देखा कि उसकी फिगर लकड़ी के दरवाजे से इंच दर इंच कंसील हो गई जब तक कि वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो गया। फिर वो चकल किया, क्या चार्लेटन है? हाँ। ड्वेन डेंटिस जो रिक्लाइनिंग चेयर के बगल में खड़ा था, को एक सीट मिली और बैठ गया। फिर उसने चाय का एक कप उठाया और उसमें से घूंट लिया। व्हाइट साइडबर्न और डीप ब्लू आइज के साथ उसने और थिन एंगुलर फेस वाले गेरमन स्पैरो ने लुक्स एक्सचेंज किए और यूनिसन में स्माइल किया। मंडे की दोपहर ड्वेन डेंटिस ने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली, उसे खोला और अपने सामने हैगिस से कहा, हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको और आपके आदमियों को कुछ रेस्ट की नीड है। चैप्टर 958, लेबलिंग। डार्क रेड बीम्स ऊपर शूट हुई और लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दोनों साइड्स पर अलग अलग फिगर्स में मटेरियलाइज हो गई। ग्रे फॉग के ऊपर की अनचेंजिंग साइलेंस टूट गई, क्योंकि वो इटर्नल पैलेस ऐसा लग रहा था जैसे उसमें लाइफ का एक एडिशनल इनएक्सप्लिकेबल सेंस आ गया हो। जैसे ही जस्टिस ऑड्रे ने अपने सराउंडिंग्स के सेंसेस रिगेन किए, वो लंबी ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर मौजूद एग्जिस्टेंस को ग्रेट करने के लिए खड़ी होने के लिए प्रिपेयर्ड थी। इस मोमेंट पर एक सीनियर स्पेक्टेटर के रूप में उसने एक डिफरेंस एक्यूटली नोटिस किया। पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 2 और मेंबर्स थे। उनमें से एक आदमी था जो मिस्टर मून के राइट में बैठा था और दूसरी एक लेडी थी जो द हर्मिट के लेफ्ट में बैठी थी। ऑड्रे पहले खुश हुई कि टैरो क्लब डेवलप हो रहा है और स्ट्रांग बन रहा है, लेकिन फिर उसने अपने प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट्स रखे और जल्दी से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जहां वो बैठी थी, वहां से उसके अपोजिट बैठे आदमी को ऑब्जर्व करना उसकी सीट से 2 सीट्स दूर बैठी लेडी के कंपैरिजन में ज्यादा आसान था। इसलिए उसने अपना अटेंशन उस आदमी पर प्लेस किया। ब्लैक हेयर, ग्रीन आइज, उसने कोट नहीं पहना है। एक वेस्ट जो शर्ट के साथ मैच्ड है वो थोड़ा अजीब तरीके से बैठा है। वो ठीक से बैठने का अकस्टम नहीं है। वो प्रोबेबली 180 सेंटीमीटर लंबा है। उसका एक रदर डिसल्ट्री टेम्परामेंट है, वो रदर टेंस है। एक ग्लांस में जस्टिस ऑड्रे ने उस रदर ब्लरी फिगर से प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन रीड कर ली थी। फिर उसने कुछ अलग नोटिस किया। वो आदमी जल्दी से अपने सराउंडिंग सर्वे कर रहा था। ऐसा एक्शन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी जो इस स्ट्रेंज और सीक्रेट लोकेशन पर आता, वो डेफिनेटली सबकॉन्शियसली दूसरे मेंबर्स को साइज अप करता और उनके ट्रेड्स और जनरल सिचुएशन को ग्रास्प करने का अटेम्प्ट करता ताकि काम डाउन हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो आदमी अपनी गेज बहुत तेजी से मूव कर रहा था। उसकी गेज द मून, द हैंग्ड मैन और दूसरे मेंबर्स के पास से बिना पॉज किए गुजरी थी। ऑड्रे के लिए ये एक वेरी क्लियर फेनोमेनन था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो आदमी अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था और मेंबर्स को स्टडी कर रहा था, बल्कि ये कि वो किसी को ढूंढ रहा था। वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसके माइंड में था। ऑड्रे इंस्टेंटली थोड़ी एक्साइटेड फील करने लगी, क्योंकि उसे बिलीव था कि ये न्यूकमर प्रेजेंट मेंबर्स में से किसी एक को जानता है। वो कौन हो सकता है? उसने एक और सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि डायगोनली अपोजिट बैठे उस आदमी ने अपनी गेज द वर्ल्ड गेरमैन स्पैरो पर फिक्स कर दी थी। ऑड्रे थ्रिल्ड थी, जैसे उसने कोई सीक्रेट डिस्कवर कर लिया हो। उसने एनलाइटनमेंट में सोचा, न्यूकमर मिस्टर वर्ल्ड का फ्रेंड है या ऐसा केस है कि वो एक दूसरे को रियल वर्ल्ड में जानते हैं। वो ये भी जानता है कि वो एक टैरो क्लब मेंबर है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि मिस्टर वर्ल्ड ने उसे गैदरिंग में इंडक्ट किया है। नहीं, ये वेरी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा केस होता तो न्यूकमर ज्यादा सर्टेन होता। वो ईगरली किसी ऐसे को नहीं सर्च कर रहा होता जिसे वो जानता है। वो डेफिनेटली अपनी गेज दूसरे मेंबर्स पर एक लंगर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लेस करता। फर्दरमोर ऐसा एक्शन ये भी प्रूव करता है कि वो मिस्टर फूल का ब्लेस्ड नहीं है। मिस्टर वर्ल्ड के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है? ऑड्रे ने ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखने के अपने थॉट्स को होल्ड किया जैसे ही वो खड़ी हुई और सीट ऑफ ऑनर की तरफ टर्न हुई। इस प्रोसेस के दौरान उसने मैम हर्मिट के बगल में बैठे न्यू मेंबर पर अपनी गेज स्वीप करने की अपॉर्चुनिटी ली। वो मिस मैजिशियन के साथ लुक्स एक्सचेंज कर रही है। उसकी हाइट। जियो ने फाइनली टेस्ट पास कर लिया और गैदरिंग ज्वाइन कर ली। उसे आइडेंटिफाई करने पर ऑड्रे ने ग्रे फॉग में श्राउडेड फिगर की तरफ कर्टसी की।
गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल टिल्ड। जैसे ही उसने ब्रिस्क ग्रीटिंग इश्यू की उसे कुछ रियलाइज हुआ। मिस्टर फूल पहले से थोड़े अलग हैं। ये ग्रेट एग्जिस्टेंस पूरी ग्रे फॉग पैलेस और स्पेस के साथ ज्यादा एक वन लग रही थी। हिज ऑर्डर लॉफ्टी और माइटी था, सी या स्काई की तरह। ये फीलिंग ऐसी नहीं थी जिसे वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब किया जा सके। मिस्टर फूल ने अपनी अवेकनिंग की तरफ एक और स्टेप लिया है, जिससे उन्हें अपने डिवाइन किंगडम पर अपनी अथॉरिटी का और ज्यादा रिट्रीव करने की परमिशन मिली है। ऑड्रे की आंखें इधर उधर डार्ट हुईं। वो क्यूरियस और डिलाइटेड फील कर रही थी, और साथ ही प्राइड का एक लिटिल सेंस भी था। इस मोमेंट पर द हैंग्ड मैन एल्गर और द हर्मिट कैटलिया ने दो न्यू मेंबर्स को नोटिस किया था। लेडी थोड़ी शॉर्ट थी और मिस मैजिशियन के साथ सीक्रेटली सिग्नल्स एक्सचेंज कर रही थी। वो टैरो गैदरिंग के साथ अनफैमिलियर भी थी, लेकिन फैमिलियर भी। एट द वेरी लीस्ट वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट वाले आदमी की तरह नहीं थी। वो हर किसी के बो करना शुरू करने के बाद ही फ्रेंटिकली खड़ा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने सेंस किया कि न्यू मेल मेंबर ने द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो का स्पेशल नोटिस लिया, जिससे उनके पास कई गेसेस थे। ये थॉट्स उनके माइंड में रेजोनेट हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया। द हैंग्ड मैन और द हर्मिट ने मिस जस्टिस के साथ गैदरिंग के यूजुअल फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट किए। जहां तक द सन डेरिक का सवाल है, वो बस खुश था क्योंकि टैरो क्लब में फिर से न्यू मेंबर्स थे। द मून एमलिन की मिक्स्ड फीलिंग्स थीं। एक तरफ उसे न्यूकमर्स के कंपैरिजन में ज्यादा सीनियर होने का सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फील हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसे फीलिंग थी कि अपोकलिप्टिक के लिए बस बहुत सारे मसीहा थे। कुछ सर्चिंग के बाद द स्टार लियोनार्ड ने डिटरमिन किया कि लंबी ब्रॉन्ज टेबल के बॉटम एंड पर बैठा व्यक्ति क्लाइन मोरिटी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स गेयरमैन स्पैरो के डिस्क्रिप्शन से सिमिलर थे। वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी छिपा रहा है। वो ऐसी सीक्रेटिव गैदरिंग में भी रिलैक्स नहीं करता, डिस्गाइज के 2 लेवल्स यूज करते हुए। मुझे नोट लेना होगा। जैसे ही ये थॉट उसके माइंड में फ्लैश हुआ, लियोनार्ड ने देखा कि मिस्टर फूल के लेफ्ट में बैठी लड़की खड़ी हो गई। फिर उसने हर किसी को बो करने में लीड किया। वो टेकन अबैक था, टाइम पे रिएक्ट करने में फेल रहा। वो सभी खड़े मेंबर्स के बीच अलग दिख रहा था। एक सेकंड बाद लियोनार्ड अपने सेंसेस में वापस आया और ग्रीटिंग डिलीवर करने के लिए जल्दी से खड़ा हुआ। उसके अपोजिट जियो ने उसे ग्लांस किया, उसे एक सर्टेन एक्सटेंट तक फोर्स के साथ इक्वेट करते हुए। फोर्स ने भी सेम थॉट शेयर किया। हाउएवर उसने उस आदमी को जियो के साथ एक सर्टेन एक्सटेंट तक इक्वेट किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो पहली बार मिले थे तो जियो रदर अनरिलायबल अपीयर हुई थी। ये द स्टार है और ये जजमेंट है। अपनी सीट्स लें और खुद को इंट्रोड्यूस करें। द फूल क्लाइन ने अपना राइट हैंड रेज किया और कैजुअली पॉइंट किया। द स्टार नाम मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये एक लेडी के लिए कोड नेम है। जैसे ही लियोनार्ड ने एग्जैस्परेशन में सोचा, उसने फोकस किया और मेंबर्स को उनके इंट्रोडक्शन के ऑर्डर में लेबल करना शुरू किया। मिस जस्टिस एक यंग लेडी की तरह लगती है, लेकिन हो सकता है कि उसने क्लाइन की तरह डिस्गाइज के 2 लेवल्स डॉन किए हों। वो रदर ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल है। हालांकि मैं उसके अटायर की डिटेल्स नहीं बता सकता। ये वेरी क्लासी अपीयर होता है। मिस्टर हैंगडमैन बर्ली रेस्टोरेंट वो लाइकली एक स्ट्रैट फॉरवर्ड लेकिन रैश पर्सन होगा। मिस मैजिशियन जिस तरह से वो मुझे देखती है वो अजीब है। टाइम टू टाइम वो क्लाइन को ग्लांस करेगी। मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसके माइंड में क्या है। वो ओवरऑल रदर ऑर्डिनरी लगती है, जिसमें कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करता। मिस्टर सन वो बहुत लंबा है, लेकिन जिस तरह से वो बोलता है ऐसा लगता है जैसे वो प्यूबर्टी से गुजर रहा है। हालांकि वो साइलेंट है, वो रदर फ्रेंडली लगता है। मिस हर्मिट ओ मैम हर्मिट वो एक मैच्योर और स्टेट डिमिनर एक्स्यूट करती है। वो लाइकली एक वेरी एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर है। मिस्टर मून रदर यंग और थोड़ा रिजर्व दिखता है। मुझे ऐसा फील कराता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन मैं इसे रिकॉल नहीं कर सकता। मैं ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखूंगा। मिस जजमेंट वेरी शॉर्ट वेरी ऑब्वियस ट्रेट्स के साथ। हाउएवर मैं श्योर नहीं हो सकता कि क्या उसने डिस्गाइज के 2 लेवल्स डॉन किए हैं। द वर्ल्ड वेरी वेरी ग्लूमी ये लाइकली उसका डिस्गाइज है। वेल ये उसका ट्रू नेचर भी हो सकता है। वो पहले डेमिगॉड नहीं था, मतलब कि इस गैदरिंग में मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे वंडर है कि क्या मैं सबसे वीकेस्ट हूं। जैसे ही लियोनार्ड दूसरे मेंबर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, जजमेंट जियो डेरेचा भी एक शेरिफ के रूप में अपनी पावर्स यूज कर रही थी, ताकि डिफरेंट मेंबर्स के ट्रेट्स एक्सट्रैक्ट कर सके और उन्हें माइंड में रख सके। एक नोबल लेडी, सेलर या एक क्रू मेंबर, रदर यंग और इंट्रोवर्टेड, ये सीरियस नहीं है, रदर स्ट्रॉन्ग। कम से कम एक मिड साइज्ड टीम का लीडर, एरोगेंट रदर गुड फैमिली बैकग्राउंड का, डिसल्ट्री स्टेट नहीं, ग्लूमी, टेरिफाइंग,
उनके थॉट्स के बीच दूसरे मेंबर्स ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन फिनिश किया। द हर्मिट कैटलिया ने लंबी ब्रॉन्ज टेबल के एंड की तरफ देखा और एक बो के साथ कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे इस बार कोई नए रोसल डायरी पेजेज रिसीव नहीं हुए। रिसीव नहीं हुए? क्या इसका मतलब है कि क्वीन मिस्टिक ने रिप्लाई नहीं किया? मुझे वंडर है कि बर्नाडेट किस में बिजी है। द फूल क्लाइंट ने नोट किया और कामली रिप्लाई किया, ट्रांजैक्शंस बिगिन करो। तब जैसे ही उसने ये कहा, ऑड्रे ने द हर्मिट और द हैंग्ड मैन के रिएक्शंस नोटिस किए। उसने रियलाइज किया कि उन्होंने अभी तक मिस्टर फूल के लॉफ्टियर और सबलाइम टर्न होने को नोटिस नहीं किया था। क्या केवल मैं ही थी जिसने इसे नोटिस किया? ऑड्रे ने अपनी आंखें स्लाइटली थॉट में डांट की, समवॉट पॉइनेंट और थोड़ा हैप्पी फील करते हुए। ऑफ कोर्स वो ये भी जानती थी कि मैम हर्मिट और मिस्टर हैंगमैन मिस्टर फूल को बहुत ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं करते थे, स्पेशली फॉर्मर। ज्यादातर टाइम वो केवल मिस्टर फूल के सामने टेबल एज को देखने की हिम्मत करती थी। टेबल एज वहां एक एडिशनल कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी है। ऑड्रे की गेज फ्रीज हो गई इससे पहले कि उसने इसे प्लेजेंट सरप्राइज में रिट्रैक्ट किया। एक स्पेक्टेटर के रूप में अपनी इंट्यूशन के साथ वो क्वाइट सर्टेन थी कि न्यू कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी का ऑब्टेनिंग लाइकली द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो की मेंटल प्रॉब्लम्स जैसा ही मैटर था, लेकिन डिफरेंट आउटकम्स के साथ। उसने एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया और एरिया ऑब्जर्व किया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कैटिया, डेरिक, एमलिन और फोर्स ने ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर ली थी और एडवांस करने वाले थे, इसलिए उनकी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। लाइकवाइज एल्गर के लिए, जो अभी भी अपना पोर्शन डाइजेस्ट कर रहा था। इसके बजाय ये लियोनार्ड था जिसे मिस्टिकल आइटम परचेज करने की डिजायर थी। हाउएवर किसी के उसे एग्जाम्पल ना दिखाने पर वो मोमेंटरीली अनश्योर था कि कैसे बिगिन करे। वो बस अपना कुछ अटेंशन मिस्टर फूल की रोसल डायरीज की नीड को कंसीडर करने की तरफ डाइवर्ट कर सका। टिंडर सेल करने के बाद उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। फर्दर मोर क्रीपिंग हंगर यूज करने का एक्सपीरियंस होने के बाद उसने रियलाइज किया कि एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम होना रदर यूजफुल था। इस पॉइंट पर फोर्स ने अपने अपोजिट देखने से पहले साइलेंट जियो को देखा। मिस्टर हैंगमैन, मेरे पास एक मटेरियल है जिसे मैं चाहती हूँ कि वो आर्टिजन एक मिस्टिकल आइटम में बना दे। वो उस एंशिएंट रैथ पाउडर को रेफर कर रही थी जो जियो के पास था। एल्गर ने अपना सिर हिलाया। वो आर्टिजन रोज स्कूल ऑफ थॉट के कुछ मेंबर्स द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है जो प्राइमोर्डियल मून में बिलीव करते हैं। बस इतना ही मैं जानता हूं। सब्सिक्वेंट मैटर्स मैम हर्मिट को हैंडल करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। रोज स्कूल ऑफ थॉट, प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स, मैम हर्मिट को हैंडल करने के लिए छोड़ दिया गया। लियोनार्ड और जियो ने इधर उधर देखा और सडनली रियलाइज किया कि जिस गैदरिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो उतनी लूज नहीं थी जितना उन्होंने इमेजिन किया था। वो सीक्रेटली दुनिया की शैडोज के थ्रू ट्रैवर्स कर रहे थे। चैप्टर 959, इवन न्यू कमर्स आर डिफरेंट अमंग्स देमसेल्व्स। कैटलिया ने अपनी बॉडी को थोड़ा सा टर्न किया और द मैजिशियन की ओर देखा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप 1 या 2 वीक वेट करें। मैं कुछ भी प्रॉमिस करने में अनेबल हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि समय आने पर मिस्टिकल आइटम क्रिएट करने में आपकी हेल्प करने के लिए कोई होना चाहिए। कोई होना चाहिए? इसका मतलब ये भी है कि ये ओरिजिनल आर्टिजन नहीं हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो खुद के लिए एक आर्टिजन को नर्चर करने की प्लानिंग कर रही है? या क्या ऐसा हो सकता है कि वो ओरिजिनल आर्टिजन को सील्ड आर्टिफैक्ट में बदलने के तरीके के बारे में सोच रही है, मशीन बनाने के लिए मशीन का यूज करके? मैम हर्मिट वास्तव में एक एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर है। लियोनार्ड ने कुछ एनालिसिस करते हुए क्वाइटली लिसन किया। मीटिंग के दौरान ये पहली बार था जब वो इतना सीरियस था। कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स को मैम हर्मिट में पूरा कॉन्फिडेंस था। आखिरकार उसने पहले ही मिथिकल क्रिएचर का ब्लड ऑब्टेन कर लिया था और समय के साथ एक क्वालिटेटिव चेंज से गुजरने की संभावना थी। इस मोमेंट पर उसने द वर्ल्ड को एक होर्स वॉइस के साथ कहते सुना, अगर इस मामले में मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप मेरी हेल्प ले सकती हैं। कैटलिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द वर्ल्ड अपनी हेल्प ऑफर करेगा। कुछ साइलेंस के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया। ऑलराइट, अगर मैं इसे हैंडल करने में अनेबल हूं तो मैं मिस्टर फूल के माध्यम से आपकी हेल्प मांगूंगी। उसने डेलिबरेटली मिस्टर फूल के माध्यम से कहा ताकि 2 न्यूकमर्स को इन्फॉर्म किया जा सके कि टैरो क्लब के पास एक दूसरे से कांटेक्ट करने का एक मैजिकल वे था। उन्हें ऐसे एस्पेक्ट्स में स्टम्प्ड होने या डिलेम्मा में होने की कोई जरूरत नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वे सही समय पर समझेंगे। 5 सीज में हाईएस्ट बाउंटी वाली पायरेट एडमिरल और सैकड़ों सबॉर्डिनेट्स के पायरेट क्रू लीडर के रूप में वो ऐसा केवल गुडविल से नहीं कर रही थी, न ही वो चिंतित थी कि 2 न्यूकमर्स एक्सेसिव क्वेश्चंस के कारण गैदरिंग की प्रोग्रेस को अफेक्ट करेंगे। इसके बजाय ये न्यूकमर्स के सामने डोमिनेंस को असर्ट करने का एक तरीका था। बेशक जब तक समय का एसेंस ना हो,
कैटलिया को एक रिचुअल सेट करने का समय नहीं छोड़ते हुए वो वास्तव में मिस्टर फूल को परेशान करने के बजाय गेरमन स्पैरो के मैसेंजर को बुलाएगी। मिस्टर फूल के माध्यम से हेल्प सीख करें। जियो ने वेगली कुछ समझा और फोर्स को देखने की अपनी अर्ज को वापस रोक लिया। मिस्टर फूल के माध्यम से हेल्प सीख करें। लियोनार्ड के थॉट्स तेजी से दौड़े क्योंकि उसने गेस लगाया। ये देखकर कि किसी ने शुरू कर दिया है, उसने थोड़ा रिलैक्स किया और कुछ सेकंड के लिए डेलिब्रेट किया। फिर उसने कहा, मुझे एक मिस्टिकल आइटम चाहिए। किस तरह का? ऑड्रे ने एरिया पर डिसेंड करने वाले एक ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को रोकने के लिए परफेक्ट टाइम पर आंसर दिया। लियोनार्ड ने वर्बली अपना इंडिसीजन दिखाया और सबकॉन्शियसली रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता। ऐसे वेग डिस्क्रिप्शन का यूज करते हुए जब प्रेसिजन की जरूरत थी अपने थॉट्स और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने में। कोई अक्सर एक्सप्लेनेशन का एक तरीका चुनेगा जो समझने में अधिक डायरेक्ट और आसान हो। इसलिए कंक्लूजन आसानी से दिखाई दिया। इस तरह चीजें और भी दिलचस्प हो गईं। ओ मिस्टर वर्ल्ड वास्तव में एक दूसरे से बहुत फैमिलियर हैं। वो टैरो क्लब में एक ऑफिशियल बियॉन्डर को रस्सी से क्यों बांधेगा? ऑड्रे ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसने खुद को एंजॉय करते हुए एक स्पेक्टेटर के रूप में अपनी स्टेट बनाए रखी। इस मोमेंट पर एल्गर ने टेयर्सली एक्नॉलेज किया। सीक्वेंस 5 पर एक मिस्टिकल आइटम की कीमत कम से कम 9,000 पाउंड होती है। एक के लिए जो आपकी रिक्वेस्ट से मेल खाता है, ये टिपिकली 12,000 पाउंड से अधिक हो सकता है। बहुत फ्रैंक। लियोनार्ड ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। उसका रिप्लाई सुनने के बाद क्लेन ने लगभग फेसपाम किया क्योंकि उसने इनवर्डली आह भरी। क्या आप ऐसा करके अपना हिडन कार्ड मिस्टर हैंगमैन को नहीं दिखा रहे हैं? मैं बेट लगाता हूं कि अगर उनके पास कुछ सूटेबल है तो कीमत डेफिनेटली 12,000 पाउंड से ऊपर होगी। टिंडर से 7,000 पाउंड के अलावा लियोनार्ड के पास वास्तव में अभी भी अन्य सेविंग्स हैं। मारॉडर पाथवे के एक दादाजी के गाइडेंस के साथ उसने लाइकली काफी कुछ जमा कर लिया है। अन्यथा वो टिंडर को परचेज करने में एबल नहीं होता। मैं समझ गया। वो फ्लीज्ड होने से नहीं डरता क्योंकि वो अभी भी हर्मिट्स ऑफ फेट से परचेज कर सकता है। वो दोनों पक्षों के ट्रेड्स और प्राइसेस की तुलना कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गैदरिंग साल में एक बार होती है। ये पूरी तरह से टैरो गैदरिंग की पेस पर नहीं है। इस मोमेंट पर क्लेन डियर पोइट को आइटम बेचने पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका, जिनके रिपीटेड इफेक्ट्स थे या डेमिगॉड बनने के बाद कम यूज के थे। उसने तब मिस्टर हैंगमैन को एक डीप और काम मैनर में रिप्लाई करते सुना, ऑलराइट, मैं आपके लिए नजर रखूंगा। ठीक है। कैटलिया और अन्य मेंबर्स ने भी अपना स्टांस एक्सप्रेस किया। इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं थे जिससे गैदरिंग को ऑटोमेटिकली फ्री एक्सचेंज सेगमेंट में एंटर करने की अनुमति मिली। मिस्टर हैंगमैन के इंक्वायर करने का वेट किए बिना डेरिक ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं सिटी ऑफ सिल्वर में वापस आ गया हूं। चीफ ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि हम शीघ्र ही जायंट किंग्स कोर्ट के प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशंस का एक और राउंड शुरू करेंगे। क्या उनका मतलब ये है कि मुझे इस समय का उपयोग प्रीस्ट ऑफ लाइट बनने के लिए आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए? जायंट किंग्स कोर्ट? जायंट किंग्स कोर्ट के एक्सप्लोरेशंस? लियोनार्ड ने सरप्राइज में एक सीट दूर प्यूबेसेंट यूथ पर अपनी गेज डाली। जो वो जानता था उससे जायंट किंग्स कोर्ट सेकंड एपोक में बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। एक एंजल के रूप में पालिस जोरोआस ने पहले ही कहा था कि ये हिस्ट्री की नदियों से वैनिश हो गया था। उसने इंस्टिंक्टिवली टैरो क्लब के अपने नॉलेज को रीअसेस किया, ये रियलाइज करते हुए कि सिंपल वर्ड्स का वेट कैसे मेंबर्स डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं। यहाँ तक कि 7 डीटीज के चर्चेस भी गॉड्स के फॉरसेकन लैंड को खोजने में अनेबल हैं, लेकिन टैरो क्लब ऐसा कर सकता है। इसने वहां से एक मेंबर को भी रोक किया है, राइट, एजिक एगर्स, जिसे मेरा मानना है कि डेथ कार्ड वील्ड करता है, गैदरिंग में अपीयर नहीं होता। मेंबर्स के अलावा अन्य भी हैं जो डायरेक्टली मिस्टर फूल के अंडर आते हैं। ये वैसा ही है जैसा मैंने पहले इमेजिन किया था। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में डेवलप हो सकता है। यह ऑरोरा ऑर्डर या रोज स्कूल ऑफ थॉट से बहुत कमजोर नहीं है और ये सर्टेन एस्पेक्ट्स में और भी मजबूत हो सकता है। ये वास्तव में एक डिवाइन काउंसिल है। लियोनार्ड के थॉट्स के बीच एल्गर ने डेरिक के गेस से एग्री किया। यही है। जायंट किंग्स कोर्ट को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही डेंजरस मैटर है। वो चाहता है कि आप उस एल्डर शेपर्ड के लेवल का रेसिस्ट करने के लिए जल्दी से स्ट्रॉन्गर बने। डेरिक ने वेग एक्नॉलेजमेंट में सिर हिलाया। मैं समझ गया। थैंक यू मिस्टर हैंगमैन। उसने फिर नॉइस सिटी में जो देखा उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की, जिससे लियोनार्ड और जियो डम्फाउंडेड रह गए। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वे जानते थे कि ये बहुत बहुत हाई लेवल था। इसमें डेमीगॉड्स और एंजल्स इन्वॉल्व्ड थे। अपने सरप्राइज के लिए टैरो क्लब का द सन एरिया को एक्सप्लोर करने वाला था, लेकिन कोई भी मेंबर एस्टोनिश नहीं था। हाँ, उनमें से एक भी नहीं। लियोनार्ड ने सबकॉन्शियसली मिस जजमेंट को देखा, जो एक न्यूकमर भी थी, लेकिन उसने रियलाइज किया कि वो अपेरेंटली इसके बारे में अवेयर थी और रदर काम रही थी। ये
मिस मैजिशियन ने प्राइवेटली मिस जजमेंट को स्पीड अप रखा है। केवल लियोनार्ड को कुछ भी नहीं पता है। द फूल क्लेन अपनी सीट पर झुक गया और सीरियसली खुद का एनालाइज किया। लियोनार्ड को ग्रे फॉग के ऊपर खींचने और उसे द स्टार कार्ड असाइन करने के बाद उसने उसे इग्नोर कर दिया था। उसने उसे लिखा भी नहीं था या उसे टैरो क्लब की जनरल सिचुएशन से इंट्रोड्यूस नहीं किया था। औरतों की तुलना में मर्द डिटेल्स के साथ वास्तव में मेटिक्युलस नहीं होते। क्लेन द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो को द स्टार लियोनार्ड को समझाने के लिए कंट्रोल करने ही वाला था जब उसने देखा कि द मून एमलिन द पोएट को एक रदर फेंट स्माइल के साथ देख रहा था। जायंट किंग्स कोर्ट गॉड्स के फॉरसेकन लैंड में है। ये कहने के बाद उसने लियोनार्ड के रिएक्शन को इग्नोर कर दिया और उसने द सन से कहा, क्या तुमने प्रीस्ट ऑफ लाइट के इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन कर लिए हैं? वो जानता था कि किसी को केवल 1 से 2 हफ्ते पहले ही फॉर्मूला मिला था। हाँ, मैंने इसे मिस्टर वर्ल्ड से प्राप्त किया है, डेरिक ने ऑनेस्टली आंसर दिया, लेकिन वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में नहीं गया। इस मोमेंट पर लियोनार्ड का माइंड गॉड्स के फॉरसेकन लैंड और जायंट किंग्स कोर्ट वर्ड्स से भरा हुआ था। उसे एक फीलिंग थी जैसे वो एक फैंटेसी या मिथ से बाहर चला गया हो। चैप्टर 960 द फूल साई। नाम गेरमन स्पैरो सुनकर लॉन्ग ब्रॉन स्टेबल के दोनों ओर के सभी मेंबर्स द वर्ल्ड की ओर देखने लगे। कोई बोला नहीं या टोका नहीं। वे कमोबेश जानते थे कि क्रेजी एडवेंचरर गेरमन स्पैरो ने एक बार फिर कुछ बड़ा किया था, जैसे एडमिरल हेल लुडवेल को मारना। हालांकि ऑड्रे को विश्वास नहीं था कि यही मुख्य कारण था कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, लियोनार्ड को तुरंत एक फैक्ट का एहसास हुआ। टैरो क्लब में हर कोई जानता था कि द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो था। क्लेन का डिस्गाइज वास्तव में अच्छी तरह से किया गया है, हालांकि वो अन्य मेंबर्स को गेरमन स्पैरो के रूप में अपनी आइडेंटिटी क्यों जानने देता है? क्या ऐसी गैदरिंग्स में अपने बैकग्राउंड को छिपाना कॉमन सेंस नहीं है? अपने पजलमेंट के बीच लियोनार्ड ने ब्लरी फिगर द वर्ल्ड को एक होर्स वॉइस के साथ रिप्लाई करते हुए सुना, MI9 को क्या सुराग मिले हैं? जियो ने MI9 को बिट्रे करने में कोई शर्म नहीं दिखाई, क्योंकि उसने फ्रैंकली रिप्लाई किया, उन्होंने कंफर्म किया है कि आइडेंटिटी गेरमन स्पैरो फैब्रिकेटेड है और ये बैचलैंड से सोर्स्ड थी। वास्तव में उसे पहले शर्लक मोरियार्टी के नाम से जाना जाता था। बैचलैंड छोड़ने के बाद वो गेरमन स्पैरो बन गया। हालांकि शर्लक मोरियार्टी भी उसकी असली आइडेंटिटी नहीं है। लियोनार्ड ने सबकॉन्शियसली एरिया का सर्वे किया और रियलाइज किया कि हालांकि अन्य मेंबर्स सरप्राइज नहीं थे, उनमें रियलाइज करने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसलिए उसे विश्वास था कि क्लेन के बारे में उनका नॉलेज केवल अपरमोस्ट सरफेस पर था। क्लेन के कंट्रोल में द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो चकल किया और मिस जजमेंट की इंफॉर्मेशन का आंसर दिया। ऐसे मैटर्स के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने पॉइंट आउट नहीं किया कि गेरमन स्पैरो की आइडेंटिटी ड्वेन डेंटिस की भी फेक थी। उसके लिए ये पता लगाने के लिए कि गेरमन स्पैरो की फेक आइडेंटिटी किसे दी गई थी, किसी को पहले क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट को कैप्चर करना था या किसी को उससे न्यूज ऑब्टेन करनी थी। क्लियरली डिफिकल्टी का लेवल इसे नियरली इम्पॉसिबल बना देता था। कंपैरिजन में यदि उन्होंने लियोनार्ड जैसा ही किया, उन इवेंट से शुरू करते हुए जिनमें डिटेक्टिव शर्लक मोरियार्टी इन्वॉल्व था, तो और अधिक पता लगाने का चांस था। हालांकि चूंकि MI9 ने गलत डायरेक्शन चुना था, क्लेन उन्हें फ्यूटाइल रूट लेते हुए देखकर खुश था। मिस्टर वर्ल्ड अनपर्टर्ब्ड और बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जियो ने अपनी गेज रिट्रैक्ट कर ली और कंटिन्यू नहीं किया। इस मोमेंट पर ऑड्रे ने डेलिब्रेट किया और पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप फ्यूचर में बैचलैंड लौटेंगे? क्या आप अभी भी ड्वेन डेंटिस की आइडेंटिटी का यूज करेंगे? एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट के रूप में वो ऑब्वियसली टैरो क्लब के अन्य मेंबर्स को द वर्ल्ड की मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं करने वाली थी। वो केवल ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो अभी भी लोइन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में लौटेंगे। उस तरह वो रियल वर्ल्ड में उनके साथ क्लोजर कांटेक्ट में रह सकती थी, जिससे बेहतर चेकअप की अनुमति मिलती थी। उसने ड्वेन डेंटिस के बारे में मैटर को कंसील नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल मेंबर्स पहले से ही इसके बारे में जानते थे। जहां तक मिस्टर स्टार की बात है, वो क्लियरली मिस्टर वर्ल्ड के साथ फैमिलियर थे। जहां तक जियो की बात है, उसके पास फोर्स थी उसे टाइम से पहले इन्फॉर्म करने के लिए। मिस जस्टिस के वर्ड सुनकर लियोनार्ड लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। क्लेन मोरिटी ड्वेन डेंटिस के इक्विवेलेंट है। मैंने एक बार ड्वेन डेंटिस से उसके फेस पर क्लेन मोरिटी के बारे में पूछा है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ड्वेन डेंटिस एक अनडाइंग क्रिएचर है जो 4th एपोक के बाद से जीवित है। जिस तरह से उसने काम किया वो प्रूफ के लिए सफिशिएंट है। ओल्ड मैन ने भी यही कहा था। उस मोमेंट पर लियोनार्ड अपने टमल्टुअस इमोशंस को कंट्रोल करने में अनेबल था। उसने इंस्टिंक्टिवली उस फैक्ट को रिजेक्ट कर दिया जो मिस जस्टिस ने कन्वे किया था। यदि यहाँ जो अपीयर हुआ वो उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन था, तो उसे लगा कि उसके एक्सप्रेशंस रेड और व्हाइट के बीच रदर ऑब्वियस ऑसिलेटिंग होंगे। ऑपोजिट लियोनार्ड, जियो ने भी ऊपर देखा, मिस्टर वर्ल्ड को पजलमेंट के साथ देखते हुए।
वो ड्वेन डेंटिस है? ड्वेन डेंटिस गेरमन स्पैरो है? मैंने उसके बटलर का मिशन भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उसे पहले प्रोटेक्ट भी किया था। मैंने उसे पिटी भी किया। वह मुझे एक हाथ से क्रश करके डेथ दे सकता है। जियो ने तब अपना हेड टर्न किया और फोर्स को घूरा। मैं मिस्टर वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। मैं केवल ब्रीफली थोड़ा मेंशन कर सकी। फोर्स ने गिल्ट में अपनी आईज टर्न कर ली क्योंकि वो साइलेंटली मम्बल कर रही थी। एल्गर और कैटलिया ने डुओ के रिएक्शन से कुछ पता लगाया। मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट एक दूसरे को रियल वर्ल्ड में जानती थीं। मिस जजमेंट ने पहले एक बार ड्वेन डेंटिस के साथ इंटरेक्ट किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो गेरमन स्पैरो था। एक सीनियर स्पेक्टेटर के रूप में ऑड्रे ने द स्टार और जजमेंट की अबनॉर्मैलिटीज को बिना किसी डाउट के नोटिस किया। इमीडिएटली वो समझ गई कि उसने बहुत सारे एजम्पशंस बना लिए थे। ऑड्रे, आपको इस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, उसने एम्बैसमेंट में खुद से कहा, और मिस्टर वर्ल्ड के बोलने से पहले इसे बनाने की कोशिश की। ड्वेन डेंटिस एक पब्लिक आइडेंटिटी है। कई बार ये मिस्टर वर्ल्ड होंगे और अन्य समय पर ये मिस्टर फूल के अन्य ब्लेस्ड होंगे। तो ऐसा है, समझ में आता है। लियोनार्ड का माइंड स्टिर हुआ क्योंकि उसने इंस्टेंटली मिस जस्टिस के एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और कई डिफरेंट मैटर्स का पता लगाया। ड्वेन डेंटिस जो सेंट सैमुअल कैथेड्रल के चार्नेस गेट के ब्रीचिंग से पहले की अवधि के दौरान अपीयर हुआ था, वो लाइकली क्लेन था। उसके पहले और बाद की पीरियड्स मिस्टर फूल के अन्य ब्लेस्ड थे। वो डेथ कंसुल? वास्तव में वो एक अनडाइंग क्रिएचर है जो फोर्थ एपोक के बाद से जीवित था। ओल्ड मैन का ओल्ड फ्रेंड? हाँ, ये अन्य ब्लेस्ड हो सकते हैं जिनके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन उनके लेवल्स डेफिनेटली बहुत कम नहीं हैं। ओह, अन्य ब्लेस्ड? क्या इसका मतलब है कि क्लेन को भी मिस्टर फूल का ब्लेस्ड माना जाता है? कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर फूल ने कहा कि वो यहाँ आते हैं और गैदरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे से डिफरेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ब्लेस्ड हैं और मिस्टर फूल के बेनेडिक्शन को एंजॉय करते हैं, इसलिए उनके पास एंशिएंट ऑरा भी है। यही कारण है कि ओल्ड मैन को रियलाइज नहीं हुआ कि ड्वेन डेंटिस डिफरेंट लोगों द्वारा प्ले किया गया है। ये मेरे पिछले प्रश्न को एक्सप्लेन करता है। एक ब्लेस्ड के रूप में गेरमन स्पैरो को अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसा एक्शन ये भी प्रूव करता है कि वो मिस्टर फूल का ब्लेस्ड नहीं है। मिस्टर वर्ल्ड के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है? ऑड्रे ने ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखने के अपने थॉट्स को होल्ड किया क्योंकि वो खड़ी हो गई और हॉनर की सीट का फेस करने के लिए मुड़ गई। इस प्रोसेस के दौरान उसने मैम हर्मिट के बगल में बैठे नए मेंबर पर अपनी गेज स्वीप करने का अपॉर्चुनिटी लिया। वो मिस मैजिशियन के साथ लुक्स एक्सचेंज कर रही है। उसकी हाइट? जियो ने फाइनली टेस्ट पास कर लिया और गैदरिंग ज्वाइन कर ली। उसे आइडेंटिफाई करने पर ऑड्रे ने ग्रे फॉग में श्राउडेड फिगर की ओर एक कर्टसी दी। गुड आफ्टरनून, मिस्टर फूल। जैसे ही उसने ब्रिस्क ग्रीटिंग इशू की, उसे कुछ रियलाइज हुआ। मिस्टर फूल पहले से थोड़ा अलग हैं। ये ग्रेट एग्जिस्टेंस पूरे ग्रे फॉग, पैलेस और स्पेस के साथ एक होने जैसा लग रहा था। उनका ऑरा लॉफ्टी और माइटी था, जैसे सी या स्काई। ये फीलिंग कुछ ऐसी नहीं है जिसे वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब किया जा सके। मिस्टर फूल ने अपनी अवेकनिंग के लिए एक और स्टेप लिया है जिससे उन्हें अपने डिवाइन किंगडम पर अपना अथॉरिटी और अधिक रिट्रीव करने की अनुमति मिली है। ऑड्रे की आईज इधर उधर डार्ट हुई, क्यूरियस और डिलाइटेड महसूस कर रही थी, साथ ही प्राइड का थोड़ा सेंस भी था। क्या मैं नोटिस करने वाली अकेली थी? ऑड्रे ने थॉट में अपनी आईज स्लाइटली डार्ट की, कुछ पॉइग्नेंट और थोड़ा हैप्पी महसूस कर रही थी। बेशक वो ये भी जानती थी कि मैम हर्मिट और मिस्टर हैंग्ड मैन ने मिस्टर फूल को बहुत अधिक देखने की हिम्मत नहीं की, विशेष रूप से फॉर्मर। अधिकांश समय उसने केवल मिस्टर फूल के सामने टेबल एज को देखने की हिम्मत की। टेबल एज एक एडिशनल कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी है। ऑड्रे की गेज प्लेजेंट सरप्राइज में इसे रिट्रैक्ट करने से पहले फ्रोज हो गई। एक स्पेक्टेटर के रूप में अपने इंट्यूशन के साथ वो काफी सर्टन थी कि नए कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी का ऑब्टेनिंग उसी मैटर से रिलेटेड होने की संभावना थी, जैसे द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो की मेंटल प्रॉब्लम्स, लेकिन डिफरेंट आउटकम्स के साथ। उसने एक मोमेंट के लिए हेसिटेट किया और एरिया को ऑब्जर्व किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैटलिया, डेरिक, एमलिन और फोर्स ने पहले ही प्रिपरेशंस कर ली थी और एडवांस करने वाले थे, इसलिए उनके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। इसी तरह एल्गर के लिए, जो अभी भी अपने पोशन को डाइजेस्ट कर रहा था। इसके बजाय ये लियोनार्ड था जिसे एक मिस्टिकल आइटम परचेज करने की डिजायर थी। हालांकि किसी के उसे एक एग्जाम्पल नहीं दिखाने के साथ वो मोमेंटरीली अनश्योर था कि कैसे शुरू किया जाए। वो बस इतना कर सकता था कि रोजेल डायरीज के लिए मिस्टर फूल की नीड पर विचार करने के लिए कुछ अटेंशन डाइवर्ट करे। टेंडर बेचने के बाद उसके पास पैसे की कमी नहीं थी।
इसके अलावा क्रीपिंग हंगर का यूज करने का एक्सपीरियंस होने के बाद उसने रियलाइज किया कि एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम होना रदर यूजफुल था। इस पॉइंट पर फोर्स ने साइलेंट जियो को देखा इससे पहले कि वो उसके ऑपोजिट देखे। ऑपोजिट बैठे जियो ने उसकी ओर देखा, उसे एक सर्टेन एक्सटेंट तक फोर्स के इक्वेट करते हुए। फोर्स ने सेम थॉट शेयर किया, हालांकि उसने उस आदमी को एक सर्टेन एक्सटेंट तक जियो के साथ इक्वेट किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो रदर अनरिलायबल अपीयर हुई थी जब वे पहली बार मिले थे। ये द स्टार है और ये जजमेंट है। अपनी सीट्स लो और अपना इंट्रोडक्शन दो। द फूल क्लेन ने अपना राइट हैंड उठाया और कैजुअली पॉइंट किया। द स्टार नाम मुझे ये सोचने पर मजबूर करता रहता है कि ये एक लेडी के लिए कोड नेम है। जैसे ही लियोनार्ड ने एगैस्पिरेशन में सोचा, उसने फोकस किया और इंट्रोडक्शन के ऑर्डर में मेंबर्स को लेबल करना शुरू कर दिया। मिस जस्टिस एक यंग लेडी की तरह लगती है, लेकिन उसने क्लेन की तरह डिस्गाइज के 2 लेवल्स डाउन किए हो सकते हैं। वो रदर ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल है। हालांकि मैं उसके अटायर की डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत क्लासी लगता है। मिस्टर हैंग्ड मैन बर्ली रेस्टोरेंट, वो एक स्ट्रेटफॉरवर्ड लेकिन रैश पर्सन होने की संभावना है। मिस मैजिशियन, जिस तरह से वो मुझे देखती है वो वियर्ड है। टाइम टू टाइम वो क्लेन को देखेगी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके माइंड में क्या है। वो ओवरऑल रदर ऑर्डिनरी लगती है, जिसके बारे में कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करता। मिस्टर सन, वो बहुत लंबा है, लेकिन जिस तरह से वो बोलता है वो ऐसा लगता है जैसे वो प्यूबर्टी से गुजर रहा है। हालांकि वो साइलेंट है, वो रदर फ्रेंडली लगता है। मिस हर्मिट, मैम हर्मिट, वो एक मैच्योर और स्टैट डिमिनोर एक्सूट करती है। वह एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर होने की संभावना है। मिस्टर मून रदर यंग और थोड़ा रिजर्व्ड दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखूंगा। मिस जजमेंट बहुत छोटे और बहुत ऑब्वियस ट्रेट्स के साथ। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि उसने डिस्गाइसेस के 2 लेवल्स डाउन किए हैं या नहीं। द वर्ल्ड बहुत बहुत ग्लूमी, ये उसका डिस्गाइज होने की संभावना है। ठीक है, ये उसका ट्रू नेचर भी हो सकता है। वो पहले एक डेमिगॉड नहीं था, जिसका मतलब है कि इस गैदरिंग में मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सबसे कमजोर हूं। जैसे ही लियोनार्ड अन्य मेंबर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, जजमेंट जियो डेरेचा भी एक शेरिफ के रूप में अपनी पावर्स का यूज कर रही थी, ताकि डिफरेंट मेंबर्स के ट्रेड्स को एक्सट्रैक्ट कर सके और उन्हें माइंड में रख सके। एक नोबल लेडी, सेलर या एक क्रू मेंबर, रदर यंग और इंट्रोवर्टेड, लेकिन ये सीरियस नहीं है, रदर स्ट्रॉन्ग। कम से कम एक मिड साइज टीम का लीडर, एरोगेंट, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का, डिसल्ट्री, स्टैड नहीं, ग्लूमी, टेरिफाइंग। उनके थॉट्स के बीच अन्य मेंबर्स ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन फिनिश किया। द हर्मिट कैटलिया ने लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड की ओर देखा और एक बो के साथ कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे इस बार कोई नया रोजल डायरी पेज नहीं मिला। नहीं मिला? क्या इसका मतलब यह है कि क्वीन मिस्टिक ने रिप्लाई नहीं किया? मुझे आश्चर्य है कि बर्नाडेट किस चीज में बिजी है। द फूल क्लेन ने सिर हिलाया और कामली रिप्लाई किया, फिर ट्रांसैक्शन शुरू करें। जैसे ही उसने ये कहा, ऑड्रे ने द हर्मिट और द हैंग्ड मैन के रिएक्शंस को नोटिस किया। उसने रियलाइज किया कि उन्होंने अभी तक मिस्टर फूल के लॉफ्टियर और सबलाइम होने पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जजमेंट जियो के लिए ड्वेन डेंटिस एक पब्लिक आइडेंटिटी होना या उसका गेरमन स्पैरो होना उसकी कंसर्न नहीं थी। जिस कारण से उसने ओवररिएक्ट किया वो इसलिए था क्योंकि सच्चाई को रियलाइज करने के बाद उसे अपने सभी विभिन्न थॉट्स पर शर्मिंदा महसूस हुआ। एटमॉस्फेयर को नॉर्मल लौटते हुए देखकर क्लेन ने इनवर्डली रिलीफ की सांस ली और द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो को मिस जस्टिस के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कंट्रोल किया। हाँ, जब समय आएगा तो कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिनमें आप सभी की हेल्प की जरूरत होगी। जब उसने अपने सेंटेंस का दूसरा हाफ फिनिश किया, द वर्ल्ड ने जस्टिस, द मैजिशियन, जजमेंट, द स्टार और द मून पर अपनी गेंद स्वीप की। उसके पास बैचलैंड में कुछ के लिए प्लान्स हैं। ऑड्रे ने इंस्टेंटली समझा कि मिस्टर वर्ल्ड क्या कर रहे थे। वो मोमेंटरीली एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन थोड़ा वरीड भी थी। वो एक्साइटेड थी क्योंकि वो एक सीक्रेट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स के एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं लगते थे, पॉइंट ऑफ नॉट इवन नोइंग ईच अदर। ये कुछ ऐसा था जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। उसकी चिंताएं इस बात से स्टेम थी कि क्या ऑपरेशन का बैचलैंड की सेफ्टी पर कोई थ्रेट होगा या क्या ये इनोसेंट को हार्म पहुंचाएगा। जहां तक खुद के लिए डेंजर की बात है, वो बहुत वरीड नहीं थी। उसका मानना था कि मिस्टर वर्ल्ड सिटी के आउटस्कर्ट्स में मिशन आयोजित करने के लिए अरेंज करेंगे,
की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या टारगेट को सीरियस मिसडायरेक्शन देंगे बिना किसी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या फाइटिंग की जरूरत के। एमलिन दूसरा व्यक्ति था जिसने लाइंस के बीच पढ़ा, और ये ट्रबलसम मैटर्स के प्रति उसके इन्नेट अवर्जन का रिजल्ट था। क्या ये ट्रबलसम होगा? उसने एक फ्राउन के साथ एक शब्द कहे बिना सोचा, जबकि अन्य मेंबर्स को एक रियलाइजेशन हुआ। एल्गर ने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो पर एक गहरी नजर डाली और कहा, मुझे हाल ही में न्यूज मिली है कि चर्च ऑफ एवरनाइट का गद्दार आर्कबिशप इंजैंगविल वेस्ट बालम में मारा गया था। उससे पहले वो पहले ही एक डेमिगॉड बन चुका था। जहां तक सील्ड आर्टिफैक्ट 008 की बात है जिसे उसने चुराया था, यह अज्ञात है कि वो किसके हाथों में है। केवल एक चीज जो सर्टेन हो सकती है वो ये है कि बैटलफील्ड को चर्च ऑफ एवरनाइट द्वारा क्लियर किया गया था। द हैंग्ड मैन न्यूज पर बहुत अपडेटेड है, इसे केवल कुछ दिन हुए हैं। चर्च को इसे स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था। हालांकि अन्य फैक्शंस हो सकते हैं जो उस दिन स्क्वायर पर पहुंचे। लियोनार्ड एक मोमेंट के लिए बैक ले लिया गया, लेकिन उसने अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। यह पहली बार था जब ऑड्रे और कंपनी न्यूज के बारे में सीख रहे थे। वे केवल ये डिटरमिन कर सकते थे कि मैटर आर्कबिशप 008 और डेमिगॉड वर्ड से रदर इंपॉर्टेंट था। लेकिन चूंकि इसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं था और कोई स्टिमुलस नहीं था, वे बहुत इंट्रिग नहीं थे। कैटेलिया के लिए, चूंकि उसके पास एक डीप इंप्रेशन और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग थी, उसने रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद क्वीन मिस्टिक और मोजेस एसेटिक ऑर्डर के माध्यम से इंफॉर्मेशन सीख करने की प्लानिंग बनाई। एक ब्रीफ साइलेंस के बीच द फूल क्लेन ने सडनली अपना हाथ एक्सटेंड किया और टेबल की सरफेस को रैप किया। उसने महसूस किया कि उसे सभी मेंबर्स को वार्न करने की जरूरत है। आने वाले वर्षों में टाइम्स की वेव्स फ्लडिंग में आ जाएंगी। चैप्टर 961 वार्निंग बाय इन्फॉर्मिंग। एडम एक स्टेप क्लोजर है डिवाइन होने के। ऐसे सिंपल सेंटेंस ने इंस्टेंटली टैरो क्लब के हर मेंबर के माध्यम से टमुल्टुअस वेव्स भेज दी। लियोनार्ड के अलावा जियो सहित अन्य मेंबर्स जिन्हें द मैजिशियन द्वारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ब्रीफ किया गया था, ने इमीडिएटली एडम के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉल की। एंशिएंट सन गॉड, सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर का बेटा, ब्लास्फेमर आमोन का भाई, 8 किंग्स ऑफ एंजल्स में से एक होने का सस्पेक्टेड। और ये मिथिकल फिगर जो कैटाक्लिज्म से पहले एग्जिस्ट करता था, एक बार फिर रियल वर्ल्ड में एक्टिव हो गया था, और वो डिवाइन होने के एक स्टेप क्लोजर था। ये मिस्टर फूल को आ भरने के लिए इसका मतलब है कि एडम शायद डिवाइन थ्रोन सीक्वेंस 0 तक पहुंचने से बस एक स्टेप दूर है। एक चांस है कि वो किसी भी मोमेंट वो स्टेप उठा सकता है। एल्गर सबकॉन्शियसली एक कंक्लूजन पर आया क्योंकि उसने अपने हाथों को जल्दबाजी में क्लैस्प किया और अपने माइंड में थॉट्स को रन करने में हेल्प नहीं कर सका। एक सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड का जन्म होने वाला है। 5th एपोक में अभी भी ट्रू गॉड्स के जन्म हो रहे हैं। ये इस एपोक का पहला ट्रू गॉड होगा। रियल वर्ल्ड पर डिसेंड करने में डियटीज के अब और एबल नहीं होने के साथ ये अनबिलीवेबल है कि एक सीक्वेंस 0 अभी भी अपीयर होगा। एल्गर ने हमेशा खुद को एम्बिशन पाया, अब वो सीक्वेंस 2 पर अपनी साइट सेट कर रहा था एक एंजल बनने के लिए। लेकिन ये सुनने के बाद उसे स्टिलनेस की फीलिंग महसूस हुई। वो टेरिफाइड था, लेकिन साथ ही एक अननेमेबल सेंस ऑफ डिलाइट भी महसूस कर रहा था। ये डिलाइट थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेन में अभी भी एक पाथ फॉरवर्ड था। ये एक डेड एंड नहीं था। एडम के बारे में उसे अभी भी अस्वीकार्य लगा। किसी को यह जानना होगा कि सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड बनने वाला आखिरी व्यक्ति गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप था, जो अब गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी है, और वो लेट 4th एपोक में हुआ था। 5th एपोक के बाद से 1300 साल से अधिक समय से डिवाइन थ्रोन तक पहुंचने वाला कोई नया एग्जिस्टेंस नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर फूल ने कहा कि टाइम्स चेंज हो जाएगा एक रिजल्ट के रूप में। कैटलिया के स्कैटर्ड थॉट्स के बीच वो सडनली एक रियलाइजेशन पर आई, जैसे कि वो वेव्स को देख सकती थी जो एक एपोक के एंड को मार्क करती थी। पहले से ही इंग्रेडिएंट्स गदर करने और सीक्वेंस 4 रिचुअल के लिए प्रिपरेशंस करने की प्रोसेस में होने के कारण उसे विश्वास था कि उसे नियर फ्यूचर में अपने एग्जिस्टेंस को बदलने के लिए डिविनिटी प्राप्त करने का चांस था। वो अभी भी जॉय, एंटिसिपेशन और अनीस में रीलिंग कर रही थी, लेकिन इस मोमेंट पर उसे सडनली हॉरर का एक बैफलिंग सेंस महसूस हुआ। वो बस क्वीन मिस्टिक के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट करना चाहती थी ताकि फ्यूचर को कंफर्म कर सके। फोर्स, जियो और अन्य मेंबर्स के पास मिरियाड रिएक्शंस थे। एक और वे शॉक थे कि एडम डिविनिटी अचीव करने का प्रयास कर रहा था, कभी भी ऐसे मैटर के 5th एपोक में होने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। दूसरी ओर वे अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए वरीड थे। आखिरकार चाहे वो सैंग्विन से एमलिन हो या ऑड्रे जो लोएन किंगडम के अपर क्लास के बीच रहती थी, वे सभी 5th एपोक में रहते थे। एक ऐसी सिचुएशन में रहती थी जिसमें फाउंडेशन सेट करने का 1000 साल से अधिक का इतिहास था। उन्होंने ट्रू गॉड्स के प्रति कोई सैक्रिलेजियस थॉट्स रखने की हिम्मत नहीं की।
यहाँ तक कि ट्रू क्रिएटर जैसे इविल गॉड्स का सामना करते समय उन्हें अभी भी डीप सेंस ऑफ फियर और ओव महसूस हुआ, उनके लेवल और लॉफ्टीनेस को एक्नॉलेज करते हुए। इसलिए वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक गॉड जल्द ही अपीयर होगा। वे इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आगे क्या होगा। उनकी आइज में द फूल एक रीअवेकेंड एंशिएंट गॉड था, एक एग्जिस्टेंस जो ओरिजिनली सीक्वेंस शून्य के थ्रोन पर बैठा था। लियोनार्ड के लिए एक और कॉम्प्रिहेंशन ऑब्स्टेकल उसके सामने अपीयर हुआ। वो किंग ऑफ एंजल्स के कॉन्सेप्ट से स्टम्प्ड हो गया था, लेकिन वो पूछने के लिए बहुत एम्बैरेस्ड था। उसने ओल्ड मैन की हेल्प लेने की प्लानिंग की थी जब वो अवेकन होगा। एल्गर ने गेरमन स्पैरो के वर्ड्स पर विचार किया क्योंकि उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली ऑड हो गया। उसने प्रोब किया, ऐसा लगता है कि आपने मैटर को विटनेस किया है। जैसे ही उसने ये कहा, उन सभी ने एक फैमिलियर होर्स लाफ्टर सुनी। गेरमन स्पैरो फिनिश्ड लाफिंग के बाद उसने द स्टार को देखा और कहा जैसे कि ये कुछ भी नहीं था, इनस जैंगविल का मर्डर मेरे और मेरे पार्टनर द्वारा कमिट किया गया था। माँ कैटलिया का माइंड इंस्टेंटली ब्लैंक हो गया। वो एक्सेप्ट कर सकती थी कि गेरमन स्पैरो आसानी से एडमिरल हेल को फिनिश कर सकता था, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो एक दिन एक रियल सीक्वेंस 4 डेमिगॉड को मार देगा। कैटलिया क्विकली काम डाउन हो गई, क्योंकि बैटल में इन्वॉल्व्ड एक किंग ऑफ एंजल्स के साथ ये पॉसिबल था कि एक सीक्वेंस 5 वेरियस कोइंसिडेंसेस के कारण एक हैविली इंजर्ड डेमिगॉड को मार सकता था। इसके अलावा उसके पास एक पार्टनर था। ऑड्रे ने द वर्ल्ड की टोन से कॉन्फिडेंस पढ़ा। वो क्यूरियोसिटी के अलावा हेल्प नहीं कर सकी। मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप पहले से ही एक डेमिगॉड बन गए हैं? द वर्ल्ड ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया क्योंकि वह चकल किया। फ्यूचर में आप सभी मुझे डेमिगॉड्स इन्वॉल्विंग मैटर्स एंट्रस्ट कर सकते हैं। हर मेंबर प्रेजेंट ने लाइंस के बीच के मीनिंग को फिगर आउट कर लिया। वो एक जेन्युइन सीक्वेंस 4 डेमिगॉड बन गया था। इसके अलावा वो उस काइंड का था जिसके पास अपने लेवल पर पियर्स को मारने की एबिलिटी थी। उस इंस्टेंट पर कैटलिया अब नॉर्मली काम हो गई। उसने गेरमन स्पैरो के बारे में जो कुछ भी देखा और सुना था उसे रिकॉल करने की बहुत कोशिश की। वो बहुत सर्टेन थी कि वो गॉड्स के बैटलफील्ड के रूइंस की विजिट से पहले केवल एक सीक्वेंस 6 था। उसने सीक्वेंस 5 से मैच करने के लिए ग्लव पर रिलाई किया। जहां तक मर्मेड्स का शिकार किए बिना मर्मेड्स की सर्च के लिए गेरमन स्पैरो की बात है, तो इसका मतलब था कि ये एक रिचुअल की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब था कि वो वास्तव में तब सीक्वेंस 5 में एडवांस कर गया था। उसका आज गेरमन स्पैरो के गॉड्स के बैटलफील्ड के रूइंस में कदम रखने के केवल 3 महीने बाद हुए थे, लेकिन वो पहले से ही सीक्वेंस 4 में एडवांस कर गया था, एक डेमिगॉड एग्जिस्टेंस बन गया था। इसने कैटलिया की वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को ओवरटर्न कर दिया। वो बहुत ओल्ड नहीं थी, उसकी एज 30 से कम थी, लेकिन सीक्वेंस 5 तक पहुंचने और एडमिरल ऑफ स्टार्स का टाइटल गेन करने के लिए उसे लगभग 7 से 8 साल लगे। ये केवल पिछले 1 या 2 वर्षों में था कि उसमें एक डेमिगॉड बनने के लिए गेट को ब्रीच करने का कॉन्फिडेंस था। उसकी स्टार्टिंग प्रिपरेशंस के साथ उसे विश्वास था कि वो पैक से पहले ही बहुत आगे थी। मिस्टर वर्ल्ड इंप्रेसिव हैं। वो इतनी जल्दी डेमिगॉड बन गए। डेरिक सिंसियरली जॉय महसूस कर रहा था। मिस्टर वर्ल्ड के लिए उसका आइडोलाइजेशन और अधिक इंटेंस हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो उसकी तरह हो सकता है, फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल पर डेमिगॉड बन सकता है। ऑड्रे अलार्म्ड और डिलाइटेड दोनों थी। उसके बाद उसे गेरमन स्पैरो की मेंटल स्टेट में अबनॉर्मैलिटी के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुई। इसके लुक्स से उसकी लो स्पिरिट्स, ग्लूमी और डिप्रेस्ड फीलिंग्स उसके डेमिगॉड बनने के बाद हुई। ये पोशन से एक्यूमुलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब मैं एक साइकेट्रिस्ट बनी तो मैंने लगभग कंट्रोल खो दिया था। इसके अलावा सीक्वेंस 4 बनने और गॉडहुड गेन करने के बाद वो नेचुरली रियलिटी के और अधिक पेनिट्रेट कर सकता था। उसने तब रियलाइज किया कि उसके पास बहुत लंबे समय से स्लीपिंग हो रही थी। उसकी फैमिली पास हो गई थी, जिससे उसे अपने गोल्स लूज करने पड़े। कितना दयनीय। उसके वार्म नेचर के साथ उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए डीप फीलिंग्स होनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। क्या मिस्टर फूल का ब्लेस्ड होने से कोई इतनी जल्दी एडवांस करता है? मैं भी अर्ली एक डेमिगॉड बनने की विश करती हूँ। मिस्टर फूल का मेंशन कि टाइम्स चेंज हो गए हैं एक रिजल्ट के रूप में मुझे फ्रेटिंग छोड़ देता है। जबकि एमलिन और अन्य मेंबर्स अभी भी शॉक में थे। एल्गर, जिसने भी सेम फीलिंग्स शेयर की और गेरमन स्पैरो के प्रति डीप एनवी और जेलसी महसूस की, के पास अन्य थॉट्स थे। मिस्टर फूल के ब्लेस्ड के रूप में गेरमन स्पैरो का इस किंग ऑफ एंजल्स और 008 मैटर के साथ एनरोलमेंट क्लियरली एक एक्सीडेंट नहीं है। इसके विपरीत यह अधिक रीजनेबल हो सकता है कि ये एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम और मिस्टर फूल के बीच एक म्यूचुअल प्लान है। वो इसे एक्सप्लेन करेगा। 2 मिथिकल फिगर्स जो कैटेक्लिज्म से पहले एग्जिस्ट करती थीं, एक अवेकनिंग कर रहा है और दूसरा एडवांसमेंट कर रहा है, दोनों सीक्रेटली एक साथ आ रहे हैं। अपने थॉट्स के बीच एल्गर के पास एक और आइडिया आया।
चूंकि एडम ने 008 ऑब्टेन कर लिया था और डिवाइन थ्रोन का डोर खोल दिया था, तो मिस्टर फूल के बारे में क्या? इस मैटर में उन्हें क्या बेनिफिट मिला? सबकॉन्शियसली एल्गर ने अपनी बॉडी टर्न की और स्लाइटली अपना हेड बो किया ताकि हॉनर की सीट को देख सके। उसने डायरेक्टली देखने की हिम्मत नहीं की और केवल अपनी आंख के कोने से देख सकता था। ट्रबलसम होगा, उसने एक वर्ड कहे बिना एक फ्राउन के साथ सोचा। जबकि अन्य मेंबर्स को एक रियलाइजेशन हुआ, एल्गर ने द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो पर एक गहरी नजर डाली और कहा, मुझे हाल ही में न्यूज मिली है कि चर्च ऑफ एवरनाइट का गद्दार आर्कबिशप इन जैंगविल वेस्ट बालम में मारा गया था। उससे पहले वो पहले ही एक डेमिगॉड बन चुका था। जहां तक सील्ड आर्टिफैक्ट 008 की बात है जिसे उसने चुराया था, ये अज्ञात है कि वो किसके हाथों में है। ये एकमात्र चीज जो सर्टेन हो सकती है वो ये है कि बैटलफील्ड को चर्च ऑफ एवरनाइट द्वारा क्लियर किया गया था। द हैंग्ड मैन न्यूज पर बहुत अपडेटेड है, इसे केवल कुछ दिन हुए हैं। चर्च को इसे स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था। हालांकि अन्य फैक्शंस हो सकते हैं जो उस दिन स्क्वायर पर पहुंचे। लियोनार्ड एक मोमेंट के लिए बैक ले लिया गया, लेकिन उसने अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। ये पहली बार था जब ऑड्रे और कंपनी न्यूज के बारे में सीख रहे थे। वे केवल ये डिटरमिन कर सकते थे कि मैटर आर्क बिशप 008 और डेमिगॉड वर्ड से रदर इंपॉर्टेंट था। लेकिन चूंकि इसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं था और कोई स्टिमुलस नहीं था, वे बहुत इंट्रीग नहीं थे। कैटेलिया के लिए, चूंकि उसके पास एक डीप इंप्रेशन और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग थी, उसने रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद क्वीन मिस्टिक और मोजेस एसेटिक ऑर्डर के माध्यम से इंफॉर्मेशन सीख करने की प्लानिंग बनाई। एक ब्रीफ साइलेंस के बीच द फूल क्लेन ने सडनली अपना हाथ एक्सटेंड किया और टेबल की सरफेस को रैप किया। उसने महसूस किया कि उसे सभी मेंबर्स को वार्न करने की जरूरत है। आने वाले वर्षों में टाइम्स की वेव्स फ्लडिंग में आ जाएंगी। चैप्टर 962 बीइंग नोन। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एल्गर ने डिस्कवर किया कि मिस्टर फूल पहले से थोड़े डिफरेंट थे। पास्ट में हालांकि मिस्टर फूल डिस्टेंट और प्रोफाउंड थे, जिससे वो अनफैथमेबल लगते थे, जैसे कि वो ऊपर से सब कुछ नीचे देख रहे हों, लेकिन बस इतना ही था। ऐसा नहीं था कि वो अब थे। भले ही वो कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पूरे स्पेस के साथ फ्यूज हो गए हैं, जो पिनिकल लेवल पर रूलर होने का एक क्लियर एक्सप्रेशन था। अपनी गेंद स्वीप करते हुए एल्गर ने थर्ड कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी देखा और उसे अपनी गेस पर और भी ज्यादा सर्टेनिटी महसूस हुई। इंडीड मिस्टर फूल और एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम ने इनस जैंगविल की डेथ को मैशिनेट करने के लिए कोऑपरेट किया था। उनमें से एक ने 008 ऑब्टेन किया, जिससे वो गॉड बनने के एक स्टेप क्लोजर हो गए, जबकि दूसरे ने कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी में वेरियस बेनिफिट्स ऑब्टेन किए और अपनी स्ट्रेंथ का एक सब्सटेंशियल अमाउंट रीगेन किया। एक रिजल्ट के रूप में टाइम्स चेंज हो जाएंगे। उस इंस्टेंट पर एल्गर को मिस्टर फूल ने जो कहा था उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हुई। दूसरे मेंबर्स ने अनडाउटेडली उसे अपना हेड टर्न करते हुए नोटिस किया और उन्होंने रियलाइज किया कि वो मिस्टर फूल को देख रहा था। सरप्राइज के एक ब्रीफ मोमेंट के बाद उन्होंने डिफरेंट स्पीड्स पर एक सर्टेन रियलाइजेशन किया। मिस्टर फूल इन जैंगविल के अगेंस्ट एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम के प्लॉट के बारे में शुरू से ही अवेयर थे और उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए अपने ब्लेस्ड को भेजा था। उन्होंने हेल्प का एक सर्टेन लेवल भी प्रोवाइड किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो एक रिसेंटली एडवांस डेमिगॉड उस मैटर में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता था जिसमें एक किंग ऑफ एंजल्स और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट इन्वॉल्व थे। अगर ऐसा नहीं होता तो द वर्ल्ड सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह से समझने में एबल नहीं होता, भले ही वो हर तरह के कोइंसिडेंसेस में एनरोल हो गया हो। कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी का ऑब्टेनिंग, मिस्टर वर्ल्ड का एडवांसमेंट, इनस जैंगविल की डेथ, एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम की मीटिंग, ये सब एक ही हफ्ते में हुआ। इसका मतलब है कि उनके बीच का रिलेशनशिप टाइटली इंटरट्वाइंड है। मेरा पिछला इंट्यूशन सही था। नए कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी का ऑब्टेनिंग और मिस्टर वर्ल्ड की मेंटल स्टेट में एब्नॉर्मैलिटी की अपीयरेंस सेम मैटर के डिफरेंट आउटकम्स थे। ऑड्रे ने बहुत हल्का सिर हिलाया क्योंकि उसने अपनी थ्योरी कंफर्म की। लियोनार्ड को इंक्रीजिंगली विश्वास हो गया था कि इनस जैंगविल का मैटर उसकी इमेजिनेशन से कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड था। किंग ऑफ एंजल्स एडम के अलावा उस समय वहां सिमिलर लेवल्स के अन्य इंपॉर्टेंट फिगर्स अपीयर होने की संभावना थी। अन्यथा आमोन का भाई, एंशिएंट सन गॉड का बेटा को मिस्टर फूल की हेल्प सीख करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार चाहे 008 कितना भी पावरफुल या टेरिफाइंग क्यों न हो, यह ओल्ड मैन द्वारा डिस्क्राइब किए गए ब्लास्फेमर के साथ कंपेयर करने में इनकेपेबल था, क्योंकि एडम और आमोन एक दूसरे के बराबर होने की संभावना थी। क्लेन ने जिस इविल स्पिरिट को अंडरवर्ल्ड में खींचा था वो शायद सिंपल नहीं थी। हंटर पाथवे से होना ही उसे डिस्क्राइब करने के लिए इनफ नहीं होगा। हाँ, इन जैंगविल के रिगार्डिंग मैटर में क्लेन का पार्टिसिपेशन केवल रिवेंज के लिए नहीं है, बल्कि मिस्टर फूल के ऑर्डर्स के कारण भी है। जैसे ही लियोनार्ड ने आह भरी, उसने कोई नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट नहीं की। इसके बजाय वो सीक्रेटली रिलीव्ड था।
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। मिस्टर फूल का ऐसी गैदरिंग कन्वेन करने और एक कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने का एग्रीमेंट निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह केवल एरिया को अधिक लाइवली बनाना चाहते थे या गुडविल से ऐसा कर रहे थे। उनके पास डेफिनेटली अपने गोल्स और नीड्स थीं जो वो चाहते थे कि क्लेन जैसे ब्लेस्ड या उसके जैसे मेंबर्स कंप्लीट करें। इसलिए इनर जैंगविल पर रिवेंज लेना और मिस्टर फूल के मिशन को एक्सेप्ट करना कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था। बाद वाले ने पूर्व के मीनिंग और इम्पोर्टेंस को कम नहीं किया। जहां तक वो रिलीव्ड क्यों था, इसका कारण यह था कि लियोनार्ड का मानना था कि मिस्टर फूल का अपने गोल्स का क्लियर एक्सप्रेशन सब कुछ कैओटिक और अननोन होने से बेहतर था। उसे गेस करने या ट्रैपिडेशन के साथ वेट करने की जरूरत नहीं थी। उसे ओरिजिनली पाले ज़ोरोआस्ट के लिए इंटेंस वेरीनेस थी, प्रिसाइसली क्योंकि वो उनके ट्रू मोटिव्स के बारे में श्योर नहीं था। इस मोमेंट पर द फूल क्लेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मेंबर्स के गैसेस और थ्योरीज को कंफर्म या डिनाई नहीं किया। द वर्ल्ड को कंट्रोल करते हुए उसने उसे कंटिन्यू रखा। एडम ने एक बहुत ही सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया होगा और ये सीक्रेटली टाइम्स के डेवलपमेंट को स्टीयर कर रहा है। कई इंपॉर्टेंट फिगर्स जिनके बारे में आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। वे एक के बाद एक मैटर को मैशिनेट करेंगे। इसके अलावा इस जगह को लीव करने के बाद एडम का नाम मत बोलना या लिखना जिसमें उसका टाइटल भी शामिल है। ऐसे मैटर्स के बारे में न सोचने की कोशिश करें क्योंकि उसके पास एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन का ट्रेट है। आप उसके बारे में जितना अधिक जानेंगे उतना ही वो आपके बारे में जान सकता है। ये कुछ हद तक 008 के सिमिलर है। मिस्टर वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद ऑड्रे ने इंस्टेंटली मिस्टर फूल से मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखना रिकॉल किया। ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर। किंग ऑफ एंजल्स एडम ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का लीडर था। एंजल ऑफ इमेजिनेशन स्पेक्टेटर पाथवे का एक मेंबर था। 008 के लिए भी यही था। इसलिए एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन हायर सीक्वेंसेस पर इस पाथवे की एक बियॉन्ड पावर थी। इसी तरह द मोर यू नो ऑफ इट द मोर इट नोज ऑफ यू। इम्प्रेसिव, लेकिन क्या ये रदर नॉइजी नहीं होगा? ऑड्रे ने मोमेंटरीली इसकी एनवी के साथ फॉरवर्ड लुकिंग की जबकि वो वरीड और पजल्ड भी महसूस कर रही थी। एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन। तो ड्यूक नैगन की असैसिनेशन के पीछे का ऑर्गेनाइजेशन किलांगोस के पीछे का बैकर किंग ऑफ एंजल्स एडम द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। एल्गर का एक्सप्रेशन गिरने से पहले वो कुछ हद तक एनलाइटेंड हुआ। उसे सस्पेक्ट होने लगा कि जिस प्रिमिटिव आइलैंड को उसने पहले एक्सप्लोर किया था वो इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किलांगोस ने एक बार इसमें डीप वेंचर किया था और कई आइटम्स डिस्कवर किए थे। इसके अलावा आइलैंड का फाइनल डिसअपीयरेंस द सन द्वारा डिस्क्राइब की गई ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की पावर से रिसेंबल करता था। दोनों को एक साथ रखने पर एल्गर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी थ्योरी के साथ आया क्योंकि उसने एक डीपर रियलाइजेशन किया कि एंजल ऑफ इमेजिनेशन के साथ मिस्टर फूल का कोऑपरेशन तब शुरू हुआ था जब वो और गेरमन स्पैरो उस प्रिमिटिव आइलैंड में कदम रखे थे। वो इस बात से और अधिक कन्विंस्ड था कि ये सच था क्योंकि उस आइलैंड के रूइंस में एग्जिस्टेंस के अवेकन होने के बाद केवल एक आ हुई थी। उसे और गेरमन स्पैरो को लीव करने से नहीं रोका गया था। तो ऐसा है, जिस तरह से इंपॉर्टेंट फिगर्स अपनी चालें चलते हैं वे वास्तव में वेल कंसील्ड हैं। मैंने इसे तब बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। गॉड्स के बीच के गेम्स वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड हैं। शायद केवल सीक्वेंसिक बियॉन्डर्स या किंग ऑफ एंजल्स ही पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हैं। एल्गर ने आ भरी क्योंकि उसे डिजायर का एक बैफलिंग सेंस महसूस हुआ। फोर्स पहले ही उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को भूल चुकी थी जिसका मिस्टर फूल ने पहले मेंशन किया था। केवल जब उसने एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन सुना तो उसे याद आया कि ये ड्यूक नैगन की असैसिनेशन से रिलेटेड था। हालांकि वो इस प्रॉब्लम के बारे में कंसर्न नहीं थी बल्कि किसी और चीज के बारे में थी। जब वो जियो को टैरो क्लब की जनरल सिचुएशन और जनरल नॉलेज के बारे में इन्फॉर्म कर रही थी तो उसने एडम के नाम का मेंशन किया था। एडम के पास एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन का ट्रेट है। ये जियो और मैं उनके द्वारा जाने जाते हैं। फोर्स ने इंस्टेंटली हॉरिफाइड महसूस किया क्योंकि वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना सिर घुमाया और अपनी गेज जियो पर डाली। उसने मैम हर्मिट से सीखा था कि एडम क्रिएटर का बेटा था। इसके अलावा उसने आउटसाइड वर्ल्ड में किंग ऑफ एंजल्स के नाम का मेंशन न करने पर कभी जोर नहीं दिया था। मैंने रियल वर्ल्ड में एडम का मेंशन किया है, फोर्स ने क्लियर स्टैमर के साथ कहा। जियो की नर्वस तनी हुई थी, जैसे कि कोई वेनमस स्नेक उसके कपड़ों में रेंग गया हो और उसकी पीठ पर फिसल रहा हो। कैटलिया ने टर्सली एक्नॉलेज किया। वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत से लोग एडम और आमोन को नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी कमी नहीं है। मैंने कई ओकेजन पर उनके नाम का मेंशन किया है। जब तक वर्ड्स में सीक्रेट्स इन्वॉल्व नहीं है, मेरा मानना है कि वो केवल अपनी गेज कहीं और कास्ट करने से पहले एक मोमेंट के लिए आपको ऑब्जर्व करेंगे।
वो ये कहते हुए रदर सर्टेन थी, क्योंकि मोसेस एसेटिक ऑर्डर में जिसका परस्यू किया गया था वो नॉलेज थी, एडम का एग्जिस्टेंस कोई सीक्रेट नहीं था। लोग अक्सर उनका मेंशन करते थे। इस मोमेंट पर उसका माइंड एक और मैटर से भर गया था। क्या ये हो सकता है कि सीक्रेट एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे एम्परर रोजल ने ज्वाइन किया था वो वही था जिसे किंग ऑफ एंजल्स एडम ने एस्टैब्लिश किया था? एडम एंशिएंट सन गॉड का बेटा है, ब्लास्फेमर आमोन का भाई। लियोनार्ड ने इमीडिएटली फ्राइट में जंप किया और अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में फेल हो गया। उसका आमोन का डीप इंप्रेशन था और ओल्ड मैन के डिस्क्रिप्शन के कारण उसे आमोन के लिए डीप ट्रॉमा था। और एडम आमोन का भाई था, इसलिए यह बहुत पॉसिबल था कि हॉरर का लेवल दोनों भाइयों के बीच लाइकली सेम था। द वर्ल्ड ने द स्टार के रिएक्शन को इग्नोर किया और कंटिन्यू रखा। ये अब कंफर्म किया जा सकता है कि एडम 8 किंग्स ऑफ एंजल्स में से एक है, जिसका टाइटल एंजल ऑफ इमेजिनेशन है। वो एंजल ऑफ टाइम आमोन के साथ रैंक में है। उनके इनर जैंगविल को टारगेट करने का कारण डिवाइन होने के अपने पाथ की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए 008 ऑब्टेन करना है, और उनका प्लान सफल रहा। एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम स्पेक्टेटर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स है। ऑड्रे ने इंस्टेंटली इसे ड्रैगन किंग अनकेबल्ड के टाइटल ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन से कनेक्ट किया, और वो बहुत पहले से जानती थी कि माइंड ड्रैगन स्पेक्टेटर पाथवे को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक लियोनार्ड की बात है, उसके सामने एक और कंप्रीहेंशन ऑब्स्टेकल अपीयर हुआ। वो किंग ऑफ एंजल्स के कॉन्सेप्ट से स्टम्प्ड हो गया था, लेकिन वो पूछने के लिए बहुत एम्बैरेस्ड था। उसने ओल्ड मैन के अवेकन होने पर हेल्प लेने की प्लानिंग की थी। एल्गर ने गेरमन स्पैरो के वर्ड्स पर विचार किया, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली ऑड हो गया। उसने प्रोब किया, ऐसा लगता है कि आपने मैटर को विटनेस किया है। जैसे ही उसने ये कहा, उन सभी ने एक फैमिलियर होर्स लाफ्टर सुनी। गेरमन स्पैरो फिनिश्ड लाफिंग के बाद उसने द स्टार को देखा और कहा जैसे कि ये कुछ भी नहीं था, इनस जैंगविल का मर्डर मेरे और मेरे पार्टनर द्वारा कमिट किया गया था। कैटलिया का माइंड इंस्टेंटली ब्लैंक हो गया। वो एक्सेप्ट कर सकती थी कि गेरमन स्पैरो आसानी से एडमिरल हेल को फिनिश कर सकता था, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो एक दिन एक रियल सीक्वेंस 4 डेमिगॉड को मार देगा। कैटलिया क्विकली काम डाउन हो गई, क्योंकि बैटल में इन्वॉल्व्ड एक किंग ऑफ एंजल्स के साथ यह पॉसिबल था कि एक सीक्वेंस 5 वेरियस कोइंसिडेंसेस के कारण एक हेविली इंजर्ड डेमिगॉड को मार सकता था। इसके अलावा उसके पास एक पार्टनर था। ऑड्रे ने द वर्ल्ड की टोन से कॉन्फिडेंस पढ़ा। वो क्यूरियोसिटी के अलावा हेल्प नहीं कर सकी। मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप पहले से ही एक डेमिगॉड बन गए हैं? द वर्ल्ड ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो चकल किया। फ्यूचर में आप सभी मुझे डेमिगॉड्स इन्वॉल्विंग मैटर्स एंट्रस्ट कर सकते हैं। हर मेंबर प्रेजेंट ने लाइंस के बीच के मीनिंग को फिगर आउट कर लिया। वो एक जेन्युइन सीक्वेंस 4 डेमिगॉड बन गया था। इसके अलावा वो उस काइंड का था जिसके पास अपने लेवल पर पियर्स को मारने की एबिलिटी थी। उस इंस्टेंट पर कैटलिया अब नॉर्मली काम हो गई। उसने गेरमन स्पैरो के बारे में जो कुछ भी देखा और सुना था उसे रिकॉल करने की बहुत कोशिश की। वो बहुत सर्टन थी कि वो गॉड्स के बैटलफील्ड के रूइंस की विजिट से पहले केवल एक सीक्वेंस 6 था। उसने सीक्वेंस 5 से मैच करने के लिए ग्लव पर रिलाई किया। जहां तक मर्मेड्स का शिकार किए बिना मर्मेड्स की सर्च के लिए गेरमन स्पैरो की बात है, तो इसका मतलब था कि ये एक रिचुअल की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब था कि वो वास्तव में तब सीक्वेंस 5 में एडवांस कर गया था। उसका आज गेरमन स्पैरो के गॉड्स के बैटलफील्ड के रूइंस में कदम रखने के केवल 3 महीने बाद हुए थे, लेकिन वो पहले से ही सीक्वेंस 4 में एडवांस कर गया था, एक डेमिगॉड एग्जिस्टेंस बन गया था। इसने कैटलिया की वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को ओवरटर्न कर दिया। वो बहुत ओल्ड नहीं थी, उसकी एज 30 से कम थी, लेकिन सीक्वेंस 5 तक पहुंचने और एडमिरल ऑफ स्टार्स का टाइटल गेन करने के लिए उसे लगभग 7 से 8 साल लगे। ये केवल पिछले 1 या 2 वर्षों में था कि उसमें एक डेमिगॉड बनने के लिए गेट को ब्रीच करने का कॉन्फिडेंस था। उसकी स्टार्टिंग प्रिपरेशंस के साथ उसे विश्वास था कि वो पैक से पहले ही बहुत आगे थी। मिस्टर वर्ल्ड इंप्रेसिव हैं। वो इतनी जल्दी डेमिगॉड बन गए। डेरिक सिंसियरली जॉय महसूस कर रहा था। मिस्टर वर्ल्ड के लिए उसका आइडोलाइजेशन और अधिक इंटेंस हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो उसकी तरह हो सकता है, फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल पर डेमिगॉड बन सकता है। ऑड्रे अलार्म्ड और डिलाइटेड दोनों थी। उसके बाद उसे गेरमन स्पैरो की मेंटल स्टेट में अबनॉर्मैलिटी के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुई। इसके लुक से उसकी लो स्पिरिट्स, ग्लूमी और डिप्रेस्ड फीलिंग्स उसके डेमिगॉड बनने के बाद हुई थीं। ये पोर्शन से एक्यूमुलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब मैं एक साइकेट्रिस्ट बनी तो मैंने लगभग कंट्रोल खो दिया था। इसके अलावा सीक्वेंस 4 बनने और गॉडहुड गेन करने के बाद वो नेचुरली रियलिटी के और अधिक पेनिट्रेट कर सकता था। उसने तब रियलाइज किया कि उसके पास बहुत लंबे समय से स्लीपिंग हो रही थी। उसकी फैमिली पास हो गई थी, जिससे उसे अपने गोल्स लूज करने पड़े। कितना दयनीय। उसके वार्म नेचर के साथ उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए डीप फीलिंग्स होनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ।
क्या मिस्टर फूल का ब्लेस्ड होने से कोई इतनी जल्दी एडवांस करता है? मैं भी अर्ली एक डेमीगॉड बनने की विश करती हूँ। मिस्टर फूल का मेंशन कि टाइम्स चेंज हो गए हैं एक रिजल्ट के रूप में मुझे फ्रेटिंग छोड़ देता है। जबकि एमलिन और अन्य मेंबर्स अभी भी शॉक में थे। एल्गर, जिसने भी सेम फीलिंग्स शेयर की और गेरमन स्पैरो के प्रति डीप एनवी और जेलसी महसूस की, के पास अन्य थॉट्स थे। मिस्टर फूल के ब्लेस्ड के रूप में गेरमन स्पैरो का इस किंग ऑफ एंजल्स और 008 मैटर के साथ एनरोलमेंट क्लियरली एक एक्सीडेंट नहीं है। इसके विपरीत ये अधिक रीजनेबल हो सकता है कि ये एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम और मिस्टर फूल के बीच एक म्यूचुअल प्लान है। वो इसे एक्सप्लेन करेगा। दो मिथिकल फिगर्स जो कैटेक्लिज्म से पहले एग्जिस्ट करती थी, एक अवेकनिंग कर रहा है और दूसरा एडवांसमेंट कर रहा है, दोनों सीक्रेटली एक साथ आ रहे हैं। अपने थॉट्स के बीच एल्गर के पास एक और आइडिया आया। चूंकि एडम ने 008 ऑब्टेन कर लिया था और डिवाइन थ्रोन का डोर खोल दिया था, तो मिस्टर फूल के बारे में क्या? इस मैटर में उन्हें क्या बेनिफिट मिला? सबकॉन्शियसली एल्गर ने अपनी बॉडी टर्न की और स्लाइटली अपना हेड बो किया ताकि हॉनर की सीट को देख सके। उसने डायरेक्टली देखने की हिम्मत नहीं की और केवल अपनी आंख के कोने से देख सकता था। चैप्टर 963 प्रॉब्लम विद इंटेलिजेंस। लियोनार्ड के नॉलेज के अकॉर्डिंग फोर्थ एपोक के ट्यूडर एम्पायर की मेजर नोबल फैमिलीज में से अब्राहम फैमिली को फर्स्ट रैंक किया गया था। ये आमोन फैमिली से भी स्ट्रॉन्गर थी, जिसके पास ब्लास्फेमर था। बेशक उसे यकीन नहीं था कि क्या आमोन फैमिली में कोई मेंबर नहीं था कि वो सब सन ऑफ गॉड के अवतारों से भरा हुआ था। मिस मैजिशियन एक्चुअली अब्राहम फैमिली की एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। यहाँ हर कोई ट्रिफल्ड करने वाला नहीं है। क्या इसे ही गैदरिंग ऑफ प्रोटैगनिस्ट्स कहा जाता है? लियोनार्ड ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग कमेंट करने से पहले आह भरी। डेरिक ने एक वर्ड नहीं कहा, न ही उसने कोई कनेक्शन बनाया। उसने सीरियसली मिस्टर वर्ल्ड के डिस्क्रिप्शन को सुना, साथ ही दो लेडीज, द मैजिशियन और द हर्मिट के बीच की कन्वर्सेशन को सुना, इससे पहले कि उन्हें हार्ट में रखा। उसके लिए दूसरे मेंबर्स आउटसाइड वर्ल्ड में थे। चाहे कुछ भी हुआ हो, सिटी ऑफ सिल्वर के साथ इसका बहुत कम लेना देना था। केवल किंग ऑफ एंजल्स के रिगार्डिंग मैटर्स ही कंसर्न वाली बात थी। आखिरकार चाहे वो एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस हो, डार्क एंजल ससरीर और रेड एंजल मेडिसी, उन्होंने सिटी ऑफ सिल्वर के चारों ओर ट्रेसेस छोड़े थे। जहां तक एंजल ऑफ टाइम आमोन की बात है, उसने इनएक्सप्लिकेबल हॉरर लाते हुए पहले भी पर्सनली इसे विजिट किया था। सबके शांत होने के बाद डेरिक सर्टेन मैटर्स पर विचार करने के अलावा हेल्प नहीं कर सका। एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन। मुझे चीफ को ऐसे मैटर्स के बारे में कैसे इन्फॉर्म करना चाहिए? या क्या अभी के लिए ये नहीं कहना ठीक है? मैं बस मेंशन करूंगा कि आमोन क्रिएटर का बेटा है, कि उसका एक और भाई है जो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के सेम पाथवे का है। अगर सिटी ऑफ सिल्वर एक ओवरवेलमिंग डिजास्टर का एनकाउंटर करता है, तो क्या एडम इसे सुन पाएगा अगर मैंने उसका नाम कहा? क्या वो गॉड्स के फॉरसेकन लैंड में एंटर कर सकता है? इन थॉट्स को रेन इन करते हुए डेरिक ने इमीडिएटली कुछ हद तक अशेम्ड महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जिस ऑनरिफिक नेम का उसे जाप करना चाहिए था, वो मिस्टर फूल का था। इस मोमेंट पर द वर्ल्ड फिर से बोला। हालांकि वॉर एंजल मेड आईसीआई लंबे समय से पेरिश हो गया है, वो कंप्लीटली डेड नहीं है। उसने जो सोल पीछे छोड़ी है वो सौरॉन और आइनहॉर्न फैमिलीज के दो मेजर एंसेस्टर्स की सोल्स के साथ फ्यूज हो गई है, एक ईविल स्पिरिट बना रही है। इन जैंगविल की डेथ के दौरान इसकी अपीयरेंस के ट्रेसेस थे। क्लेन ने इस पॉइंट को लियोनार्ड के माध्यम से चर्च ऑफ एवरनाइट को ये इंफॉर्मेशन पास करने के लिए स्पेशली लाया था। दूसरे, ये द हैंग्ड मैन को नोट लेने के लिए रिमाइंड कराना था। आखिरकार वो दो बार बैंसी गया था, पॉसिबली खुद को रेड एंजल ईविल स्पिरिट के फेट के साथ एनरोल कर रहा था। वो ईविल स्पिरिट वॉर एंजल मेड आईसीआई थी। जबकि लियोनार्ड अलार्म्ड महसूस कर रहा था, वो बैक ले लिया गया। उसने बस गैस लगाया था कि एडम एकमात्र बिगविग नहीं था जो प्रेजेंट रहा था। बाद में वॉर एंजल और एंजल ऑफ इमेजिनेशन के टाइटल से सेटिंग ऑफ करते हुए उसने सस्पेक्ट किया कि ईविल स्पिरिट अपनी पुरानी लाइफ में किंग ऑफ एंजल्स थी, और ऐसी ईविल स्पिरिट लक्साइफन चार्म के इन्फ्लुएंस में कोई रेजिस्टेंस पुटअप किए बिना अंडरवर्ल्ड में भेज दी गई थी। ओल्ड मैन का लेवल मेरी प्रीवियस इमेजिनेशन से हाई है। हाँ, ईविल स्पिरिट एडम द्वारा कमजोर हो गई होगी और शायद मिस्टर फूल द्वारा भी, इससे पहले कि मैं और मैम डेली पहुंचे। अन्यथा ये ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे हम हैंडल कर सकते थे। राइट, एडम ने तब बैक होल्ड क्यों किया? पूरी बैटल के दौरान उनका कोई साइन नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ एंजल्स के लेवल पर एक और फिगर थी जो एडम को होल्ड कर रही थी? लियोनार्ड ने अपने दिल के माध्यम से टमल्टुअस वेव्स को स्विशिंग महसूस किया, क्योंकि वो दूसरे मेंबर्स के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना भूल गया। एल्गर के लिए उसने क्विकली इन्फॉर्मेशन के पीसेज को लिंक किया और कई नई चीजें सीखी। वो म्यूरल जो मैंने बैंसी हार्बर टेलीग्राफ ऑफिस में देखा था, वो उस ईविल स्पिरिट द्वारा ड्रॉ किया गया होगा।
द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो ने मुझे उस टेरिफाइंग इविल स्पिरिट की लोकेशन को ग्रास्प करने के लिए ट्रेसेस सर्च करने के लिए बैंसी हार्बर की ओर हेड कराया था। ये उसके सब्सिक्वेंट प्लान्स को डिसरप्ट होने से रोकने के लिए था। शुक्र है मैंने उस म्यूरल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, अन्यथा मैंने इविल स्पिरिट का नोटिस कैच कर लिया होता। जबकि एल्गर ने रिलीफ में आ भरी, उसने इंक्रीजिंगली अलर्ट महसूस किया। उसने सोनिया सी के नॉर्दर्न फ्रंट के लिए बैंसी हार्बर और हेड छोड़ने के लिए ब्लू एवेंजर प्राप्त करने की प्लानिंग की, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो मिस्टर फूल ने पहले उसे दिया था। ऑड्रे, कैटलिया और अन्य मेंबर्स ने अटेंटिवली लिसन किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कनेक्शंस को ध्यान में रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि द वर्ल्ड जिस मैटर का डिस्क्राइब कर रहा था उसमें इंफॉर्मेशन शामिल थी जिसमें कि और रिच पॉइंट्स शामिल थे, और एडिशनल एक्सपीरियंस और नॉलेज की कमी के कारण वे मामले पर विस्तार करने में अनेबल थे। उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के बाद जिसे सभी को नोट करने की जरूरत थी, द वर्ल्ड होर्सली चकल किया। इन जैंगविल और 008 के मैटर में एक और इम्पोर्टेंट फिगर थी जो इन्वॉल्व थी। कौन? ऑड्रे ने कोऑपरेटिवली पूछा। द वर्ल्ड ने धीरे से कहा, शेरॉन, रेनेट टिनेकर की स्टूडेंट और म्यूटेंट पाथवे की एक सीक्वेंस 5 बहन। उसके पास एक एंशिएंट रैथ बनने के लिए आगे बढ़ने का चांस है। रेनेट टिनेकर, म्यूटेंट पाथवे, क्या यह प्रिजनर पाथवे नहीं है? जियो ने शार्पली की पॉइंट्स को कैप्चर किया। उसे याद आया कि जिस पर्सन को वो ट्रैक कर रही थी उसका नाम शेरोन था, जो रोज स्कूल ऑफ थॉट का एक ट्रेटर था और एक पावरफुल बियॉन्डर जिसे बहुत हाई बाउंटी के साथ लिस्टेड किया गया था। उसके पास एक्चुअल में एक ऐसा टीचर है जिसका नाम रेनेट टिनेकर है। ये नाम काफी फैमिलियर लगता है। जियो के थॉट्स उसके माइंड में दौड़े। उसके बगल में फोर्स और ऑड्रे का अटेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर था। मिस मैजिशियन ने अपने माइंड में रेनेट टिनेकर के नाम को रिपीट किया, इसे काफी फैमिलियर पाया। जल्द ही उसे याद आया कि उसने ये कहाँ सुना था। ये उस समय के दौरान था जब वो और उसकी टीचर अब्राहम फैमिली मेंबर्स के रियूनियन में शामिल हुई थी। उस समय मिस्टर लॉरेंस ने मेंशन किया था कि वो रेनेट टिनेकर 7 लाइट्स में से एक भविष्यवाणी सीख करना चाहता था। वो एक बहुत बहुत पावरफुल फिगर है जो स्पिरिट वर्ल्ड में रहती है। वो एक डेमिगॉड, एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर होनी चाहिए। क्या मिस्टर वर्ल्ड ने पहले ही ऐसे एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है? नहीं, ऐसा लगता है कि मिस्टर वर्ल्ड और रेनेट टिनेकर की स्टूडेंट के बीच एक अच्छा रिश्ता है। ये वही है जो मुझे सबसे ज्यादा एनवी करता है। मेरी एक अच्छी टीचर भी थी, लेकिन वो बहुत जल्दी चली गईं। फोर्स ने अनजाने में आह भरी। ऑड्रे ने एंशिएंट रैथ शब्द पर अधिक ध्यान दिया। वो जानती थी कि ये प्रिजनर पाथवे का सीक्वेंस 4 था। मिस शेरोन एक डेमिगॉड बनने वाली हैं? ये बहुत तेज है। जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो वो केवल सीक्वेंस 5 थी। उसे 1 साल भी नहीं हुआ है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मिस्टर वर्ल्ड के सर्कल के लोग सिंपल नहीं हैं। उनमें से प्रत्येक के पास उनके सीक्रेट्स और एनकाउंटर्स हैं। वे या तो मिस्टर वर्ल्ड की तरह तेजी से आगे बढ़ते हैं या वे बहुत पावरफुल हैं। जब मैं सीक्वेंस 5 बन जाऊंगी, क्या मैं भी तेजी से आगे बढ़ पाऊंगी? मुझे अपनी होप्स बहुत हाई नहीं रखनी चाहिए। मुझे डाउन टू अर्थ होना चाहिए और अपना हर स्टेप अच्छे से रखना चाहिए। ऑड्रे ने अपने थॉट्स को वापस रेन इन किया और द वर्ल्ड की ओर देखा। गेरमन स्पैरो ने कंटिन्यू किया, शेरोन एक डेमिगॉड बनने के बाद रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी। वो अब से आपके हेल्प की नीड में हो सकती है। बेशक आपको एडिक्वेटली पेड किया जाएगा। आप अपनी स्पॉइल्स भी चुन सकते हैं। यह एक लॉन्ग टर्म कमीशन के रूप में माना जा सकता है जिसे क्लेन ने मिस शेरोन के लिए इशू किया था। उसके डेमिगॉड बनने के बाद उसे निश्चित रूप से रोज स्कूल ऑफ थॉट के बैचलर पर्सन इंचार्ज और म्यूटेंट पाथवे की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट करने की जरूरत होगी, और इस प्रोसेस में उसे निश्चित रूप से हेल्पर्स की जरूरत होगी। उसने पहले ही इस मामले पर मिस शेरोन के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था। जब समय आएगा वो रेनेट टिनेकर के माध्यम से उन्हें कांटेक्ट करेगी। फिर वो मिस्टर फूल के माध्यम से टैरो क्लब मेंबर्स को मिशन सौंपेगा। रोज स्कूल ऑफ थॉट? लियोनार्ड ने थोड़ा सिर हिलाया। जब वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार होगी तो मैं कंसीडर करूंगा। वो मिस शेरोन को नहीं जानता था और उसने रैशली एग्री नहीं किया। ठीक है? जियो ने सीरियसली नोट किया। वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ बहुत कंसर्न थी। अन्य मेंबर्स ने भी एग्री किया, यह इंडिकेट करते हुए कि वे सिचुएशन और उस समय उनके फ्री टाइम के आधार पर डिसाइड करेंगे। इस पॉइंट पर द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो फिर से साइलेंट हो गया। फ्री एक्सचेंज सेगमेंट में ज्यादा कंटेंट नहीं था। जियो ने फोर्स से उस मैटर को मेंशन करने के लिए कहा जिस पर उन्होंने पहले डिस्कस किया था। माननीय मिस्टर फूल, क्या मैं उन 2 एंशिएंट रैट्स के करप्शन को प्यूरिफाई करने के लिए उस पर्सन से रिक्वेस्ट करने के लिए प्राइस पे कर सकती हूँ? उसने अपनी रिक्वेस्ट को डायरेक्टली उस पर्सन मिस्टर वर्ल्ड को डायरेक्ट नहीं किया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि ये मिस्टर फूल के लिए इम्पोलाइट होगा। उसने अभी अभी ज्वाइन किया था और उसे एक मिशन मिला था। उसे लगा कि ये बहुत सडन था और उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया था। द फूल क्लेन ने स्माइल किया। बेशक। द वर्ल्ड को कंट्रोल करते हुए उसने होर्सली कहा, करप्शन के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके द्वारा छोड़ी गई धूल को सैक्रिफाइस करें। वो पेमेंट होगा। जियो, जो हेफ्टी प्राइस पे करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी, स्टन रह गई। वो मोमेंट्रीली रेस्पॉन्ड करने में फेल रही। उसके बगल में फोर्स ब्लर्ट आउट करने से खुद को नहीं रोक सकी, बस इतना ही। द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो ने एक अजीब हंसी दी। क्या आपको लगता है कि ये बहुत चीप है? वो डस्ट एक इन्वेस्टिगेशन मीडियम के रूप में सर्व कर सकती है। ये मुझे एंशिएंट कैसल के अंदर की ट्रुथ का पता लगाने की अनुमति देगा। मेरे लिए वैल्यू मेजरेबल नहीं है। आपके लिए ये ट्रैश का एक पाइल है जिसे थ्रो अवे करने की जरूरत है। इसके अलावा ये एंशिएंट रैथ डस्ट मेरे लिए एक सर्टेन यूज की है। ये एक्चुअली ट्रैश नहीं है। ये चार्म्स बना सकता है, स्पिरिचुअलिटी मटेरियल्स के रूप में सर्व कर सकता है। फोर्स ने साइलेंटली मम्बल किया, लेकिन उसने जियो को एग्री करने के लिए सिग्नल दिया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट रात की स्पिरिचुअलिटी डस्ट एक रेयर मटेरियल थी, लेकिन ये एक कर्स्ड आइटम की तरह वैल्यूएबल नहीं थी। करप्शन को रिमूव करने के बदले में इसका यूज करना डेफिनेटली इसके लायक था। जियो ने इमीडिएटली कहा, डील। उसने सीक्रेटली रिलीफ की सांस ली, ये महसूस करते हुए कि मिस्टर वर्ल्ड एक अच्छे इंसान थे। वो कोल्ड और टेरिफाइंग था, लेकिन वो दयालु था। ट्रांजैक्शन इमीडिएटली कन्वेन किया गया। जियो ने डस्ट के 2 पाइल्स को सैक्रिफाइस किया और क्लेन ने उन्हें ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस स्पेस में टॉस कर दिया। उसने उन्हें जंक पाइल में आइसोलेट करने के लिए अपनी पावर्स का यूज किया, जिससे इफेक्ट्स को थोड़ी देर के लिए डिसिपाते होने की अनुमति मिली। इसके बाद उसने प्यूरिफाइड एंशिएंट रैथ डस्ट को बेस्टो किया। ये देखते हुए कि एक्सचेंज सेगमेंट में और कुछ नहीं था, द फूल क्लेन ने गैदरिंग को एंड करने का फैसला किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मिस्टर फूल। ऑड्रे और कंपनी खड़ी हो गई और लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड को बो किया। डार्क रेड बीम्स फ्लैश हुई और शैटर हो गईं। एंशिएंट पैलेस एक बार फिर साइलेंट हो गया। क्लेन ने अपनी चिन को प्रॉप अप किया और कुछ देर के लिए सोचा। उसने एंशिएंट रैथ डस्ट और कर्स्ड आईबॉल को उठाया, जो करप्शन से भरा था, और उनकी ओर देखा। करप्शन को प्यूरिफाई करने के लिए ग्रे फॉग का यूज करने का कारण ये नहीं था कि ये बहुत ट्रबलसम था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो करप्शन को रखना चाहता था और उस डार्कनेस के डोर के पीछे के सीक्रेट्स को डिवाइन करने के लिए मीडियम के रूप में यूज करना चाहता था। जहां तक कर्स्ड आईबॉल की बात है, क्लेन ने ओरिजिनली इसे प्यूरिफाई करने के लिए मिस मैजिशियन से इसे खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने गिव अप कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कर्स्ड आइटम एंशिएंट रैथ की पावर्स के एक पोर्शन के इक्विवेलेंट था। एक बार जब करप्शन, जो इसका सोर्स था, प्यूरिफाई हो जाता, तो कर्स्ड आइटम की ग्रेड डेफिनेटली प्लैमेट हो जाती। ये सीक्वेंस 5 लेवल पर भी नहीं हो सकता है। उस सिचुएशन में मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट के लिए ये एक बड़ा लॉस होगा। चलो पहले डिविनेशन करते हैं। क्लेन ने अपना सिर नीचे किया और कर्स्ड आईबॉल और डस्ट के पाइल को देखा। चैप्टर 964, मेडिचीज कॉज ऑफ डेथ। यस। वहां बैठे हुए लियोनार्ड ने नोट किया और एक सप्रेस्ड वॉइस निकाली, जैसे कि उसने कहा, ओल्ड मैन, क्या आप उसे जानते हैं? पालिस जोरोआस ने आह भरी और कहा, नहीं, लेकिन मैं रफली उसके ओरिजिन्स का गेस लगा सकता हूं। तुम्हें यह पूछने की जरूरत नहीं है कि यह क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हे, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अन्यथा डेमीगॉड बनना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। लियोनार्ड अपना मुंह बंद करने से पहले आगाप हो गया। उसने टैरो गैदरिंग का मेंशन करना बंद कर दिया, क्योंकि मिस्टर फूल ने उसे अन्य मैटर्स की डिटेल्स में जाने की परमिशन नहीं दी थी। उसने सोचा और कहा, ओल्ड मैन, क्या कोई और किंग ऑफ एंजल्स है जिसका नाम मेड आईसीआई है, जिसे वॉर एंजल के नाम से जाना जाता है? पालिस ने टेर्सली एक्नॉलेज किया। तुम उसे रेड एंजल के रूप में भी एड्रेस कर सकते हो, हालांकि वो बहुत पहले ही पेरिश हो चुका है। तुम उस जगह के करीब भी थे जहां वो मरा था। कहां? लियोनार्ड सरप्राइज्ड था, लेकिन उसे ऐसा होने का कोई इंप्रेशन नहीं था। पालिस ने स्कोफ किया। क्या एवरनाइट पाथवे के तुम लोगों की मेमोरीज इतनी टेरिबल हैं? मुझे याद है कि तुम्हारी गॉडेज ऐसी नहीं थी। क्या तुम्हें अभी भी बैचलैंड के नीचे पाया गया रूइन याद है? ट्यूडर ट्रुनसोइस्ट यूनाइटेड एम्पायर, वो जगह जहां एलिस्टर ट्यूडर ब्लड एम्परर बना था? लियोनार्ड ने एनलाइटेनमेंट में पूछा। पालिस जोरोआस्ट की स्लाइटली एज्ड वॉइस एक बार फिर गूंज उठी। वह सही है। मेड आईसीआई की रेमनेंट सोल सौरॉन और आइनहॉर्न फैमिली के 2 एंजल्स के साथ फ्यूज हो गई, जिससे एक ब्रांड न्यू इविल स्पिरिट बन गई।
पालिस ने डिसबिलीफ में लियोनार्ड के वर्ड्स रिपीट किए। उसके बाद वो अपना अम्यूजमेंट नहीं छिपा सका और कहा, वे तीनों एब्सोल्यूट आर्चनेमीज हैं, वो काइंड जो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोचना कि वे डेथ में एक साथ हैं, एक के रूप में फ्यूज हो गए, सच में हाहा, ये काफी लाइवली होना चाहिए। लियोनार्ड को नहीं पता था कि ओल्ड मैन किस बारे में हंस रहा था। जब उसने सबकॉन्शियसली पूछा, वे आर्चनेमीज हैं? पालिस ने अपनी हंसी रोकी जब उसने कहा, हाँ, मेड आईसीआई के फेल होने और कैप्चर होने का कारण ये था क्योंकि वो सौरॉन इंसेस्टर के साथ डील कर रहा था जो उसके ट्रैप में गिर गया था। ऐसा नहीं था कि वो प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन ये मैनली प्राइमोर्डियल डेमनेस के साइड पर फोकस था। सरप्राइजिंगली एलिस्टर ट्यूडर सडनली पागल हो गया। इस मैटर में आमोन और एडम ने रदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो इविल स्पिरिट एडम का दुश्मन है। ब्लड एम्परर मेड आईसीआई और सौरॉन और आइनहॉर्न के 2 एंजल्स को कैप्चर क्यों करना चाहेगा? जिस जगह वे पेरिश हुए वो पैलेस में था, जहां एलिस्टर ट्यूडर ब्लड एम्परर बनने की कोशिश कर रहा था। क्या वे ट्रू गॉड बनने के लिए नीडेड रिचुअल मटेरियल्स थे? मिस्टर फूल के अकॉर्डिंग एडम डिविनिटी के एक स्टेप क्लोजर है 008 ऑब्टेन करने के बाद। क्या इसे मटेरियल्स की गैदरिंग भी माना जाता है? आमोन ओल्ड मैन के साथ सिमिलर रीजंस के कारण डील कर रहा है। जैसे ही लियोनार्ड ने इस मैटर में एम्बेडेड लॉजिक को फिगर आउट करने की कोशिश की, उसने ओल्ड मैन को इविल स्पिरिट के बारे में इन्फॉर्म किया। तुम्हारे पेट को काटकर क्रिसलिस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? एंडरसन ने ऑनेस्टली रिप्लाई किया, हाँ, मैं इस बारे में वरीड हूं कि ये मुझे कैसे अफेक्ट करेगा, या क्या ये डेमिगॉड्स को अट्रैक्ट करना कंटिन्यू रखेगा। मुझे इस लेटेंट प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हर सेकंड को काउंट करना होगा। डैनिज ने पजलमेंट में पूछने से पहले सोचा, तो तुम अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम एक विल सेटअप करना भूल गए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विटनेस बनूं? एंडरसन के फेशियल मसल्स ट्विच किए जब वो चकल किया। बुरा नहीं, तुम्हारा प्रोवोकर पोशन लगभग डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। उसने फिर आह भरी। कुछ केयरफुल एनालिसिस के बाद मेरा मानना है कि इसे एक्सट्रैक्ट करने का कोई डायरेक्ट वे नहीं है। अन्यथा उन्होंने मुझे ब्लड में नहीं सोक किया होता और इंग्रेडिएंट्स को मेरे अंदर सीप नहीं होने दिया होता। वे बस मेरा पेट खोल सकते थे और मुझे सिलने से पहले क्रिसलिस को अंदर प्लेस कर सकते थे। डैनिज के रिप्लाई का वेट किए बिना उसने थॉट में कहा, क्या तुम्हारे पास गेरमन स्पैरो को कांटेक्ट करने का मेथड नहीं है? वो बहुत कुछ से गुजरा है और बहुत कुछ जानता है, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के तरीके पर उससे कंसल्ट करना चाहूंगा। हाल के महीनों में डैनिज लोगों द्वारा उसके गेरमन स्पैरो को जानने के बारे में बात करने से बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने सबकॉन्शियसली रिटोर्ट किया, नहीं, मैंने उसे गोल्डन ड्रीम छोड़ने के बाद से नहीं देखा है। एंडरसन ने अपने लिप्स के कोने को कर्ल किया और कहा, जब तुम गेरमन स्पैरो को लिख रहे थे, मैं तुम्हारे पास था और उसके मैसेंजर से मिला। डैनिज का एक्सप्रेशन इमीडिएटली फ्रीज हो गया। उसने कुछ सेकंड बाद एक स्माइल फोर्स की। तो तुम डायरेक्टली उसके मैसेंजर को समन क्यों नहीं करते? एंडरसन ने फिर से अपना हाथ उठाया और अपने गले को टच किया, चकलिंग करते हुए। मुझे उसके मैसेंजर को समन करने का रिचुअल नहीं पता। डैनिज को अभी भी सस्पेक्ट था कि एंडरसन कुछ कर रहा था और वो ये कंफर्म करने के लिए अनविलिंग था कि वो बार बार गेरमन स्पैरो के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। उसने तब सजेस्ट किया, एक्चुअली तुम हमेशा ऐसे मैटर्स पर हमारे कैप्टन की हेल्प ले सकते हो। वो बहुत नॉलेजेबल है और रिसर्च में अच्छी है। वो कई सीक्रेट टेक्निक्स जानती है और हेल्प के लिए गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के चर्च की भी तलाश कर सकती है। उसे तुम्हें तुम्हारे पेट में क्रिसलिस के मैटर को रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशन देने में एबल होना चाहिए। हाँ, अगर तुम एम्बैरेस्ड हो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एंडरसन के चेहरे को बीम होते देखा। उसने जल्दी से एक रश टोन के साथ रिप्लाई किया, ऑलराइट, चलो ऐसा करते हैं। मैंने पहले ही अपना लगेज पैक कर लिया है। हम कब सेट ऑफ करेंगे? डैनिज कुछ सेकंड के लिए डज में गिर गया, ये महसूस करते हुए कि उसे एंडरसन द्वारा ट्रिक किया गया था। चैप्टर 965, ब्रीफ क्राइसिस। एक छोटी इमारत के टॉप फ्लोर पर एक काले बालों वाला, भूरी आंखों वाला आदमी डार्क कलर्ड क्लॉथ्स पहने हुए दूर आर्म्स डील को नीचे देख रहा था। ये आदमी, जो लगभग 28 साल का लग रहा था, हेल्प नहीं कर सका, लेकिन कहा उसने एक्चुअली मेसांचेस को पा लिया। ओह होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स अल्फ्रेड, अगर मुझे पता होता कि ये इस तरह होगा तो हमने मिशन खुद ही कर लिया होता। भले ही सभी एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए जाएं, फिर भी हमें कम से कम 20,000 पाउंड कमाने चाहिए। उसके पास वाला आदमी एक ब्लैक ट्रेंच कोट में एक यंग मैन था। वो लगभग 24 का लग रहा था और उसके सिर पर रेस्प्लेंडेंट ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज थीं जो एक लेक की तरह लग रही थीं। उसके पास बहुत अच्छे लुक्स थे। अल्फ्रेड के रूप में एड्रेस किए जाने पर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वो बहुत नोटिसेबल होगा। मिसांचिस की एलिजेंस हमेशा अनक्लियर रही है। मैटर्स पर उसकी टेक का पता लगाने से पहले उसके साथ आर्म्स डील पर रैशली डिस्कस करना एक्सट्रीमली डेंजरस है।
ड्वेन डेंटिस 20,000 पाउंड कमाने में एबल है क्योंकि वो रिस्क लेने की हिम्मत करता है। काले बालों वाले और भूरी आंखों वाले आदमी ने इमीडिएटली स्कोफ किया। ये सोचना कि अल्फ्रेड हॉल, जिसने एक बटालियन पर हमला करने के लिए कुछ दर्जन आदमियों का नेतृत्व किया था, जिसमें 1,000 से अधिक ट्रूप्स थे, क्लेम करेगा कि वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता। अल्फ्रेड ने उसे एक नजर दी और कहा, पगानी, ये सेम थिंग नहीं है। वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उनके कमांड सेंटर को वाइप आउट करने का कॉन्फिडेंस था, और एक बार जब लीडरशिप की कमी हो जाती है तो 1,000 स्कैटर्ड ट्रूप्स शायद 1,000 पिग्स की तरह फॉर्मिडेबल ना हो। पगानी ने हंसी में बर्स्ट आउट करने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा। मुझे याद है कि आपके फादर और मदर बैचलैंड में हैं। उनके पास किसी भी नेस्टी थिंग्स को होने से रोकने की एबिलिटी है। ये कहने पर अल्फ्रेड ने पास के आर्म्स वेयरहाउस को देखा और पॉज किया। मिस सांचेज ने एक्चुअली हैगिस को भेजा। मैं उसे ग्रीट करने जाऊंगा। ये मिलने का सबसे अच्छा समय नहीं है, सही? जैसे ही पगानी एक वर्ड कहने वाला था, अल्फ्रेड पहले ही सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए मुड़ चुका था। डॉट डॉट डॉट। ड्वेन डेंटिस के रूप में क्लेन कोई सर्वेंट्स नहीं लाया। उसने अपनी गोल्ड इनलेट केन पकड़ी और मिस सांचेज के रिप्रेजेंटेटिव हैगिस के साथ वेयरहाउस के बाहर खड़ा था। उन्होंने देखा कि म्यूनिशंस के क्रेट्स बाहर ले जाए जा रहे थे और कैरेज पर लोड किए जा रहे थे। इस मोमेंट पर उसने कुछ सेंस करते हुए अपनी बॉडी को आधा मोड़ा और कहीं और देखा। उसकी आईज में जो पर्सन रिफ्लेक्ट हुआ वो हैट के बिना ट्रेंच कोट पहने एक यंग मैन था। उसके ब्लॉन्ड हेयर स्लिक बैक कोम किए हुए थे और उसकी ब्लू आईज एक ब्राइट क्लियर स्काई के नीचे लेक की तरह लग रही थीं। वो एक गुड बिल्ड के साथ लंबा था। उसकी हर चाल डिग्निटी के एक इंडिस्क्राइबेबल सेंस को एक्सूड करती थी। उसके चारों ओर किसी भी ट्रूप्स के बिना भी उसके पास जो अथॉरिटी थी वो ऑब्वियस थी। अल्फ्रेड। हैगिस ने भी उस आदमी को नोटिस किया जब वो डिलाइटेड सरप्राइज में क्राई आउट किया, अल्फ्रेड, मिस जस्टिस का दूसरा बड़ा भाई। यह फीलिंग आर्बिटर पाथवे की रिसेंबल करती है। क्लेन ने अपना राइट हैंड उठाया और ग्रीटिंग के फॉर्म के रूप में अपनी टॉप हैट को अपनी छाती पर प्रेस करने के लिए उतार दिया। अल्फ्रेड हॉल ने हैगिस को ग्रीट करने के बाद वो ड्वेन डेंटिस को देखने के लिए मुड़ा। आपका कैरेक्टर बैचलैंड में वाइडली स्प्रेड है। यहां तक कि मैंने आपके बारे में सुना है, ईस्ट बालम में होने के बावजूद। कैरेक्टर? आर्म्स डील्स करने वाला एक कैरेक्टर? क्लेन लैम्पून किया क्योंकि वो चकल किया। मैं केवल वही चीजें कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि करने की जरूरत है। अल्फ्रेड ने सिर हिलाया। मेरा मानना है कि किसी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हैगिस को आपको मेरे बारे में मेंशन करना चाहिए था। हाँ, कर्नल हॉल, क्लेन ने एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया। मैंने केवल ये सीखा कि मिस ऑड्रे का एक और भाई यहाँ सदर्न कॉन्टिनेंट में है जब मैं आया कि उन्होंने मिलिट्री में सर्व किया और इम्प्रेसिव सर्विसेज रेंडर की। अल्फ्रेड ने अपनी गेज ड्वेन डेंटिस के चेहरे पर डाली और टॉपिक चेंज कर दिया। मुझे लगा कि आप लोइन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में काम करने का अपॉर्चुनिटी लेंगे, लेकिन आपने मुझे सदर्न कॉन्टिनेंट आने के लिए चुनकर सरप्राइज कर दिया। क्लेन ने पहले की तरह अपनी स्माइल बरकरार रखी। एक बाहरी व्यक्ति के लिए वास्तव में एक प्री एग्जिस्टिंग सर्किल में एंटर करना केवल डोनेशन देने, चैरिटी करने और बॉल्स और बैंक्वेट्स होस्ट करने से काफी इम्पॉसिबल है। अल्फ्रेड ने टर्सली आंसर दिया, बहुत वाइज। कुछ प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज करने के बाद उसने हैगिस से पूछा, क्या कुकावा में कुछ हुआ है? ये रदर सीरियस लग रहा था। हैगिस ने एक स्माइल स्क्वीज की। मुझे बहुत श्योर नहीं है। मैं जनरल के रेजिडेंस के एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ था। मैंने बाद में सुना कि रिवाइवल स्क्वायर में लाइटनिंग स्टॉर्म आया था। लाइटनिंग स्टॉर्म? अल्फ्रेड की गेज फिर से ड्वेन डेंटिस की ओर मुड़ी। क्लेन ने सिर हिलाया और कहा, इंडीड। जिस होटल में मैं रुका था वो रिवाइवल स्क्वायर से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने उस एरिया में कंटिन्यूअस लाइटनिंग स्ट्राइक करते हुए देखा। वह सब दिन में हुआ। अल्फ्रेड की गेज फिर से हैगिस की ओर मुड़ी। एंड में सीन का क्या हुआ? एरिया का अधिकांश हिस्सा शैम्बल्स में था। लाइटनिंग स्ट्राइक्स के निशान थे। हैगिस ने सच को बिल्कुल नहीं छिपाया। अल्फ्रेड ने जेंटली सिर हिलाया और हैगिस और ड्वेन डेंटिस को कहने से पहले साइड की ओर पॉइंट किया, मुझे अभी भी अन्य मैटर्स को टेंड करना है। जब अपॉर्चुनिटी अराइज होगी तो हम फिर से चैट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, क्लेन ने पोलाइटली रिप्लाई किया। इसने उन्हें एक म्यूनिशंस वेयरहाउस के बाहर होने के बजाय एक सोशल गैदरिंग में अपीयर कराया। वो अल्फ्रेड हॉल को जाते हुए देख रहा था जब उसकी बॉडी कांप उठी। उसका सिर साइड की ओर एक अब्रप्ट टर्न लिया। डॉट डॉट डॉट। ईस्ट और वेस्ट बालम को कवर करने वाले प्रिमिटिव फॉरेस्ट्स में एक फिगर धीरे धीरे अपनी पीठ झुकाए हुए आउटलाइन हुई। उसका फ्लैशी फेस था जिसकी स्किन स्लाइटली ब्राउन थी। उसके कपड़े बैगी थे और उसकी कमर पर एक रैपियर था। उसके हाथ में एक सिल्वर मास्क था।
ये एडमिरल हिल लुडवेल था। ये मैरियोनेट जो पहले ही मर चुका था फिर भी जिंदा लग रहा था। उसकी आई सॉकेट्स में पेल वाइट फ्लेम्स डांस कर रही थी और उसकी बॉडी एक कोल्ड डिकेइंग ऑरा से भरी हुई थी। लुडवेल ने अपना हाथ उठाया और सिल्वर मास्क पहन लिया। वो अब एक अनडेड की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन उसका ऑरा और भी अधिक ग्लूमी हो गया था। अपने साइड्स को देखते हुए इस फिगर ने अपनी बॉडी सीधी की। वो कोई और नहीं बल्कि एडमिरल हेल लुडवेल था, जो पहले अंडरवर्ल्ड में एंटर कर चुका था। हालांकि इस मोमेंट पर उसकी आई सॉकेट्स में ब्लड रेड फ्लेम्स के 2 क्लम्प्स जल रहे थे। वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं भूखा हूं। लुडवेल ने अपना मुंह खोला, एक आह निकालते हुए जो उसकी छाती से आती हुई प्रतीत हुई। उसने फिर अपनी गेज एक डिफरेंट डायरेक्शन में डाली, मटर करते हुए, इस मैरियोनेट का ओनर वहां है। फेट हमें फिर से एक साथ लाया है। उसके पास हंटर पाथवे का आइटम है। ये मेरे लिए खुद को रिप्लेनिश करने के लिए परफेक्ट है। जैसे ही उसने ये कहा, लुडवेल के चेहरे के बाएं गाल पर एक खूनी मुंह अपीयर हुआ। ये खुला और बंद हुआ, जैसा कि उसने कहा, मेडिसी, हमें पहले जिससे डील करने की जरूरत है वो हमारा सर्वाइवल है। इस मैरियोनेट के अपने ओनर से कनेक्शन खोने के बाद ये डेड से अलग नहीं है। रेमिनेंट स्पिरिट क्विकली अंडरवर्ल्ड में लौट जाएगी और बॉडी को मेंटेन करने में एबल नहीं होगी, और उसके अंदर अंडरवर्ल्ड के बिना हम अनिवार्य रूप से तब तक कमजोर हो जाएंगे जब तक हम डिसिपेट नहीं हो जाते। हाँ, सबसे प्रेसिंग मैटर अब एक और गेटकीपर ढूंढना है। लुडवेल के दाहिने गाल पर एक और मुंह अपीयर हुआ। रेड एंजल मेड आईसीआई ने इमीडिएटली स्कोफ किया। सौरॉन, आइनहॉर्न, क्या तुम दोनों पास्ट में महिलाएं थीं? एंजल्स के रूप में तुम्हारा नेचर डंप्स में छोड़ दिया गया है क्योंकि तुम लोग हो। वो फेलो 008 के अरेंजमेंट्स का कई बार विरोध करने में एबल था, जिसका अर्थ है कि वो डेफिनेटली सिंपल नहीं है। उसे लॉक करने के चांस के साथ हम इसे कैसे गिव अप कर सकते हैं? एक बार जब ये मैरियोनेट पूरी तरह से मर जाता है तो चीजें फिर से उतनी सिंपल नहीं होंगी। इसके अलावा उस पर हंटर पाथवे आइटम हमारे एग्जिस्टेंस को इफेक्टिवली एक्सटेंड कर सकता है। एक बार जब हम उसे फिनिश कर देते हैं तो गेटकीपर ढूंढने में बहुत देर नहीं होगी। लुडवेल के बाएं गाल पर खूनी दरार ने इमीडिएटली स्कोफ किया। मेड आईसीआई, क्या तुमने अपना ब्रेन ट्रू क्रिएटर को सैक्रिफाइस कर दिया है? वो फेलो क्लियरली एडवांस कर गया है। हमारी करंट कंडीशन में एक बिजारो सॉर्सरर को डिफीट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है। मेड आईसीआई फ्रस्ट्रेटेड नहीं था और इसके बजाय वो डीपली हंसा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे अनरिजॉल्व नहीं किया जा सकता। जब तक आप मुझे मेरे लॉर्ड का ऑनरिफिक नेम चैंट करने की अनुमति देते हैं, हेल्पर्स इमीडिएटली अराइज होंगे। एक गेट कीपर ऑटोमेटिकली यहां लाया जा सकता है। लुडवेल के दाहिने गाल पर मुंह इमीडिएटली खुला और बंद हुआ। लुडवेल के गालों पर 2 मुंह दहाड़े, चुप रहो। हम 2000 साल से एक साथ मर्ज हो गए हैं। क्या हम नहीं जानते कि तुम किस ट्रिक्स पर हो? फिर से स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे बोले, एडमिरल हेल लुडवेल के चारों ओर के रंग इंस्टेंटली सैचुरेटेड हो गए और एक दूसरे पर स्टैक्ड हो गए। उसने स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर किया और इसे ट्रैवर्स करना शुरू कर दिया। डॉट डॉट डॉट। म्यूनिशंस वेयरहाउस के बाहर क्लेन ने फाइनली अपनी गेज रिट्रैक्ट कर ली, क्योंकि डेंजर के लिए उसका प्रिमोशन वैनिश हो गया। उस एक मोमेंट के लिए उसे एक बैफलिंग फीलिंग हुई, लेकिन वो अपने माइंड में कोरेस्पॉन्डिंग सीन प्रोजेक्ट करने में अनेबल था। क्या हुआ? क्लेन ने खुद से मटर किया। किसी भी आगे का वेट किए बिना उसने अपने हाथ में सूटकेस उस ऑफिसर को फेंक दिया जो हैंड ओवर करने और टेक ओवर करने का इंचार्ज था। फिर उसने हैगिस से कहा, बाकी तुम्हारा है। आप मुझे पेमेंट का बाकी हिस्सा दे सकते हैं। वो गोल्ड बार्स और कॉइन से भरे हैवी केस का रेफरेंस दे रहा था। हैगिस ने डील के कंप्लीशन के बाद ड्वेन डेंटिस के साथ ड्रिंक्स पीने की प्लानिंग बनाई थी, ताकि उसकी सक्सेस सेलिब्रेट की जा सके और किसी भी फ्यूचर डील्स पर डिस्कस किया जा सके। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्वेन डेंटिस लीव करने की इतनी जल्दी में होगा। ठीक है, ये कैरिज पर है, उसने पॉइंट किया और कहा। अल्फ्रेड, जो पहले ही काफी दूरी तक चल चुका था, परप्लेक्स्ड होकर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे यकीन नहीं था कि ड्वेन डेंटिस प्रीडेजिग्नेटेड प्रोसीजर का पालन क्यों नहीं कर रहा था।